गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रिय दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों। कल हमने 203 तक प्रश्न को किए थे। ये आरआरबी जेई का एक सीरीज चल रहा है जिसमें जो 20 वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे प्रश्नों का यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सॉल्यूशन तो पहले से ही दिया गया था, उसका जाकर डिस्क्राइब मैनर में एकदम बढ़िया से उसका सॉल्यूशन चल रहा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, इसको फॉरवर्ड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि ये जो सीरीज़ चल रही है आरआरबी जेईई की, फिर आगे भविष्य में फ्री में नहीं मिलने वाली है। ये जो आपकी जो श्रृंखला है, जो सीरीज़ है आरआरबी जेईई का, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये कोई भी इसे देख सकता है बिना किसी अमाउंट के पे किए हुए। यहाँ पर सारे प्रश्नों का उत्तर बहुत ही ये बहुत ही अच्छे तरीका से यहाँ पर डिस्क्राइब किया जा रहा है। और इस एक प्रश्न के साथ-साथ 4 प्रश्नों का भी प्रश्न तैयार किया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आगामी जो प्रश्न आ रही है, आगामी जो एग्ज़ामिनेशन आएगी, जो नेक्स्ट एग्ज़ामिनेशन हो, उसमें आपकी फ़ायदा हो सके। तो ये जो पेपर है, जो ये जो एक आपकी जो आरआरबी जेईई की जो पेपर है, वो पेपर बहुत ही सिंपल पेपर आया करता है। इसमें मैक्सिमम आप मार्क्स को कर सकते हैं। यहाँ जो पेपर का सॉल्यूशन है वो टेक्निकल सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं, नॉन टेक्निकल के क्लासेस ऑलरेडी चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो आरआरबी जेईई के जो 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके प्रॉपर सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 22 सालों में डिफरेंट डिफरेंट जोन जो है आरआरबी का ने आरआरबी जेईई के एग्जामिनेशन करवाए हैं। 2014 के बाद आरआरबी जेईई का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया, फिर जाकर के 2024-25 में फिर पैटर्न को चेंज किया गया। तो ये आरआरबी जेईई का पैटर्न हमें समय के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। पहले एक ही स्लॉट का एग्जाम हुआ करता था, एक ही दिन हुआ करता था। सारे जो भी जोन में जो भी स्टूडेंट भरे हैं सारे एक साथ बैठ करके एग्जाम देते थे। रिजल्ट एक साथ आता था एक एक जोन का। सारे जोन के तो नहीं आते थे, क्योंकि उस समय जो एग्जामिनेशन था वो डिसेंट्रलाइज था। डिसेंट्रलाइज मतलब कि खंडों में बटा हुआ था। आरआरबी चेन्नई अलग डेट पे ले रहा है, आरआरबी मुंबई अलग डेट पे ले रहा है, आरआरबी कोलकाता अलग डेट पे एग्जामिनेशन को लिए जाते हैं। तो आपको उस मैंने बता भी चुका है कि जो आरआरबी जेईई है और एसएससी जेईई है टोटली डिफरेंट है। आरआरबी जेईई में सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल पे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे, कूलम्ब्स लॉ पे पूछ दिए जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैट्स पे कुछ पूछ इलेक्ट्रोमैग्नेटोस्टैट पे क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे, सर्किट के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे, मशीन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछ दिए जाते हैं। फिर आपको छोटे-छोटे पावर सिस्टम से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो आपको डेप्थ में क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम सॉल्यूशन है डेप्थ में प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हो सके तो इस बार जो पैटर्न चेंज कर रहा है आरआरबी वो डेप्थ में क्वेश्चंस को पूछ ले। तो हम लोग आप लोगों के लिए डेप्थ में सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसका मकसद जो है आपको सिलेक्शंस करवाना है। तो ये आरआरबी का जो सीरीज़ है वो एग्ज़ामिनेशन जो डिफरेंट एग्जामिनेशन आ रहे हैं वो सारे एग्जामिनेशन के लिए भी अप्लीकेबल हुआ करता है और अप्लीकेबल है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक इसको पहुंचाएं। बहुत सारे विद्यार्थी जो है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है डिप्लोमा कर चुके हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि उन्हें क्या पढ़ना है और उन्हें क्या नहीं पढ़ना है। तो हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे कि आरआरबी जेईई में क्वेश्चंस क्या पूछते हैं और कैसे इसके सॉल्यूशन को देना है। आरआरबी जेईई जो है उसके दो चरण होते हैं। फर्स्ट वन टियर 1 एंड सेकंड वन इज जस्ट टियर 2। टियर 1 में जो है आपका जीएस आता है। जीएस में आपको हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, जनरल साइंस जिसको बोलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारे आते हैं। तो जनरल साइंस हम जो पढ़ते हैं जनरल साइंस, उसमें आपको सबसे पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री को आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। 6 क्लास से लेकर के 10th क्लास तक के जो भी एनसीईआरटी में फिजिक्स और केमिस्ट्री है उसको आप लीजिए। उसको बुक्स एनसीईआरटी बुक्स को पढ़िए। एनसीईआरटी बुक्स में पढ़ने के बाद में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उसको एक कॉपी में नोट कर लीजिए। आफ्टर नोट उसको अगले दिन रिवाइज करिए। और क्लास 6 से 10 तक यदि फिजिक्स केमिस्ट्री तैयार हो जा रहा है तो बस इनफ है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। बायोलॉजी थोड़ी सी बच्चों को टफ लगती है, क्योंकि वो समझ में नहीं आता है। तो बायोलॉजी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप यूथ कंपटीशन टाइम की जो बुक है वो अवेलेबल है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, उसको आप परचेस कर लीजिए। आ, इस
जो यूथ कंपटीशन टाइम की जो बुक्स है उसकी प्राइस बहुत ही कम है, आप इसको लीजिए। में जो 20-25 सालों में जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जामिनेशन में, वो आरआरबी जेई हो, यूपीसीएल जेई हो, यूपीपीएससी जेई हो या डिफरेंट एग्जामिनेशन में जैसे भी बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 20-25 साल के लगभग 500 क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं। ये 500 क्वेश्चन बायोलॉजी के आपके लिए इनफ है किसी भी एग्जामिनेशन को निकालने के लिए। आगे जो आपको जनरल स्टडीज होते हैं जैसे हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गए, इसके लिए भी आप यूथ कंपटीशन टाइम के बुक्स को ले सकते हैं। इस सॉल्यूशंस को बहुत ही बेहतरीन तरीका से बनाया गया है। आप इस बुक को पढ़िए, इस बुक्स को पढ़ने के बाद जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशंस को देखिए, जो क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आ रहा है, उसको आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ये तो आपको हमने बताया जनरल स्टडीज एंड जनरल साइंस के बारे में। आगे है रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। रीजनिंग भी आप लगाइए, रीजनिंग के लिए टेस्ट सीरीज लगाइए, मैक्सिमम स्कोर आप रीजनिंग का कर सकते हैं। अब एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड में हो सकता है कि कुछ सवाल आपसे टफ हो तो ना बने और कुछ आसान है तो आप इजीली बना सकते हैं। तो एप्टीट्यूड के लिए डिफरेंट आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको डिफरेंट यूट्यूब पे आपको वीडियोस पड़े हुए हैं, जा करके उसके भी आप एप्टीट्यूड के लिए देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं जो आपको पसंद पसंद आए और वहाँ से आप मार्क्स को गेन कर सकते हैं। तो जो कट ऑफ मिनिमम रह रहा है वो 75 मार्क्स रह रहा है आपको आरआरबी के लिए। तो आपको लेकर के चलना है कि मुझे 75 से 85 मार्क्स कैसे लाना है कि हमारा सिलेक्शन टियर 1 हो। तो आपकी जो सबसे बड़ी जो टफेस्ट जो है आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चैलेंजेस है वो है 75 से 85 मार्क्स के बीच में अपने स्कोर को रखना। और इसके लिए अभी से ही आप लोग जुट जाइए, यूथ कंपटीशन टाइम के बुक्स को परचेज कर लीजिए, बहुत ही कम दामों पे ये अवेलेबल है, बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन इसे प्रोवाइड किया गया है और आप उससे जनरल स्टडीज एंड जनरल साइंस के क्वेश्चंस को अपने जो नहीं आ रहा उसको अपने नोटबुक में करते चले जाए। यही बस इंफॉर्मेशन आप लोगों को देना था। अब हाँ, मैं आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करता हूँ। क्वेश्चन है कि करेंट करेंट I1 एंड I2 रिस्पेक्टिवली। अब करेंट I1 और ये करेंट I2 इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। अब क्या पूछ रहा है आपसे, करेंट I1 और करेंट I2 की वैल्यू क्या होगा। यहाँ हम क्या लगाएंगे, करेंट डिवीजन रूल। क्या लगाएंगे, करेंट डिवीजन रूल। करेंट डिवीजन रूल का यूज करेंगे। यहाँ पर यूज करेंगे करेंट डिवीजन रूल को। करेंट डिवीजन रूल बोलता है कि यदि हमको I1 निकालना है तो यहाँ लिखेंगे I, मतलब क्या हो गया, इसको बोलते हैं हम I। इसके क्रॉस निकालना है, मतलब I1 निकालना है, ऊपर में लिखेंगे I2 के पास कितना रेसिस्टेंस है। कितना रेसिस्टेंस है, 2। I1 के पास कितना था, 4, और I2 के पास कितना था, 2। यहां से करंट की वैल्यू निकालनी है, उसको छोड़ के जहां नहीं निकालना है उसको रखना है और नीचे में दोनों की वैल्यू को रख देना है। यहाँ कितना हो गया, 6, यहाँ कितना हो गया, 2, यहाँ हो गया 6, तो कितना आया, 2 एम्पियर। I1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2 एम्पियर। देखिए ऑप्शन में कौन सा है, आप ऑप्शन में देख रहे हैं, ऑप्शन में आपको ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे। ऑप्शन नंबर बी जो है, एक ही ऑप्शन से हम निकाल लिए है, अब I2 निकालने की हमें जरूरत नहीं है। यदि एग्जामिनेशन में अपने टाइम को बचाना है तो पहले एक ही ऑप्शन से यदि आपका काम चल जाता है तो दूसरे ऑप्शन की तरह हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एक ही ऑप्शन से पता चल गया कि I1 की वैल्यू दी हुई है 2 एम्पियर, तो अब हमें I2 निकालने की जरूरत नहीं है और हमने ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दिया। और यहाँ से मैंने, यदि एग्जामिनेशन में 4 नंबर का प्रश्न है तो 4 नंबर गेन कर लिया। आगे के प्रश्नों को हमारे बच्चों देखें हम। आगे का मेरा प्रश्न है, अब पूछ रहा है द सर्किट कंपोनेंट दैट अपोज द चेंज इन द करंट थ्रू इट इज। अब बोल रहा है कि सर्किट कंपोनेंट दैट अपोज द चेंज इन द करंट थ्रू इट इज। तो बोल रहा है कि कौन है जो अपोज करता है करंट को। ये बोल रहा है रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। अब आप बता सकते हैं कि रेसिस्टेंस क्या करता है, ये मेटल है, मटेरियल है, मेटल है, हमने इसे पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से जोड़ दिया। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर लगाया, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट शुरू हो गया। करंट जो है यहाँ से शुरू कर दिया फ्लो करना।
तो इसमें एक प्रॉपर्टी होता है जिसको हम रेसिस्टेंस बोलते हैं, जो क्या करता है, करंट का अपोज करता है। तो इसमें से क्या है जो करंट को अपोज करेगा, कौन है जो करंट को अपोज करेगा? रेसिस्टेंस जो है आपको करंट को वो अपोज किया करता है। The property that oppose the flow of current in opposite to the current is called as a resistance. तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो गया। अब आगे लिखते हैं, आपको 206 नंबर देखते हैं, इसमें से कौन सा सॉल्यूशन सही है। ये बोल रहा है क्वेश्चंस में कि आई और आर के बीच का रिलेशन क्या है। हमें मालूम है आई इक्वल्स टू वी बाई आर होता है, और वी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ये हमारा क्या है, कांस्टेंट। यदि v हमारा कांस्टेंट है तो I इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और हम इसे लिख सकते हैं R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो हमने देखा, तो ग्राफ हम जब ड्रॉ करते हैं, यदि हम इसे I लेते हैं और इसे R लेते हैं, तो दोनों बीच का जो ग्राफ है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी दिखाई दिया। तो ये ऑप्शन नंबर बी देखिए कौन सा आता है, ए में जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा आ जा रहा है। जो ए है उसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है आ जा रहा है हमारे प्यारे बच्चों। आगे के प्रश्नों को देखें, बोल रहा है द कंडक्टर द करेंट डेंसिटी इज द, इन ए कंडक्टर में करेंट डेंसिटी क्या होगा हमारे प्यारे बच्चों, बोल रहा है इन ए कंडक्टर द करेंट डेंसिटी इज द। अब करेंट डेंसिटी क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। करेंट डेंसिटी होता है करेंट अपॉन, करेंट डेंसिटी क्या होता है आपका, करेंट अपॉन एरिया जो होता है आपका क्या होता है, ये करेंट डेंसिटी हुआ करता है। तो ऑप्शन में देखिए लिखा है करेंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, ऑप्शन नंबर ए ही से हमें पता चल गया करेंट डेंसिटी क्या होता है, करेंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। यहाँ क्या है, वॉल्यूम। तीसरे में क्या है, मास। इसमें क्या है, लेंथ। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, एरिया। जहाँ ऑप्शन में लिखा है केवल एरिया, तो एरिया को आप टिक किया, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने क्या कैसे निकाला, इसे ऑप्शन से निकाल दिया। एक में लिखा है एरिया, दूसरे में लिखा है वॉल्यूम, तीसरे में लिखा है मास, और चौथे में क्या लिखा है आपका, लेंथ। तो हमने क्या बोला, जब बोल रहा है कि आपको करंट डेंसिटी, तो करंट अपॉन एरिया इसका एक्चुअल डिफिनेशन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो गया। आगे का प्रश्न है हमारे प्यारे बच्चों कि चार्ज ऑफ 360 कूलम इज ट्रांसफर इन 2 मिनट्स, द करंट फ्लोइंग इज। कितना चार्ज दिया हुआ है, 360 कूलम, कितना के लिए, 2 मिनट। करंट फ्लोइंग इज आई इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी हमारे प्यारे बच्चों, यही होता है ना। चार्ज कितना दिया हुआ है, 360 कूलम, क्यू अपॉन टी, और ये क्या दिया हुआ है, तो इससे कितनी वैल्यू आ गई आपको, करंट की वैल्यू 180 आ गई आपकी। यहाँ पर कितना दिया हुआ, 360। मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है, 360 अपॉन 2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 180 एम्पेयर। तो इसकी आंसर क्या हो गई, आंसर नंबर ए आपका क्या हो गया हमारे प्यारे बच्चों, राइट हो गया। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, चार्ज की वैल्यू दे दी गई है, समय दे दिया गया है। समय को देते हुए उसने पूछा है कि बताइए करंट की वैल्यू क्या होगी। करंट की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी हमारे बच्चों, बोल रहा है यदि इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करें तो सेकंड में भी यहाँ पर क्या हो गया, 3 एम्पेयर आया। तो हम देखते हैं यहाँ पर कूलम पर ऑफ सेकेंड क्या होता है, ऑप्शन में कूलम पर सेकेंड। तो आपको ये नहीं दिया हुआ है कि किस में निकालना है, मिनट्स में दिया हुआ है, इसलिए आप ऑप्शन नंबर डी भी लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, ये हो गया कूलम पर ऑफ सेकेंड, और ये ऑप्शन जो हो गया कूलम पर ऑफ मिनट, यहाँ पर हम निकालते हैं। ऑप्शन नंबर डी को भी हम ले सकते हैं, यदि ये ऐसे वास्तव में जो यूनिट होता है करंट का हम लिखते हैं कूलम पर ऑफ सेकेंड। ऐसे हम एम्पेयर लेते हैं, लेकिन हम क्या लिखते हैं, सेकेंड में लिखते हैं। यदि कभी वो सेकेंड में ना लिख करके यदि कोई नहीं बोलता है कि आपको किस में निकालना है, मान लीजिए कि टाइम दे दिया 2 मिनट में और करंट पूछा गया है, इसका मतलब है आपसे ये नहीं बोल रहा है कि आपको मिनट्स में निकालना है या सेकेंड में निकालना है। तो जब वो ना बोले कि हमें किस में निकालना है, तो हमेशा याद रखिए कि आपकी जो वैल्यूज होगी वो उस समय टाइम सेकेंड में रखेगी। तो यदि वहां 2 मिनट दिया हुआ है, इसका मतलब 120 सेकेंड रखना है। तो यहाँ पर क्या 2 मिनट रखा है, तो ऑप्शन में नहीं बोला है कि हमें मिनट्स में रखना है, इसलिए हमेशा हम किस में रखेंगे, सेकेंड में रखेंगे। और यहाँ से हमारा ऑप्शन कितना हो गया, 3 ऑफ मिनट्स आपको आंसर आ गया, 3 ऑफ एम्पियर
आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारा बच्चे दिया क्वेश्चन कि दो रेसिस्टेंस दिया हुआ है, एक 100 वाट का और 220 वोल्ट लैंप। एक है 100 वाट, दूसरा 110 वोल्ट। आपको दो लैंप है, एक लैंप मान लो 1 है और दूसरा लैंप जो है, पहले वाले का रेटिंग दिया हुआ है 100 वाट, वोल्टेज कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट। दूसरे वाले को दिया हुआ है 100 वाट और वोल्टेज दिया हुआ है 110। समझ रहे हैं? तो बता रहा है रेशियो ऑफ रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। रेशियो ऑफ रेसिस्टेंस पूछ रहा है। तो P1 इज इक्वल्स टू, आप लिखिए Q1 स्क्वायर अपॉन R1। दूसरे वाले को लिखेंगे P2 इक्वल्स टू V2 स्क्वायर अपॉन R। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? यहाँ तक आपको किसी भी तरीके का कोई हमारे प्यारे बच्चों दिक्कत नहीं होगा। यहाँ जब हम V1 लिखे तो ये 220, ये 220, यहाँ हमने लिख दिया 100। यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 484 और यहाँ से वैल्यू आ गई 110, 110, यहाँ आ गया 100, यहाँ से वैल्यू हमारी आ गई 120। हमारे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है कि क्या मैं कर रहा हूँ? अब यहाँ से कितनी आई है, एक की वैल्यू R1 की, एक की R1 की वैल्यू आ गई 484 ओम और दूसरे की वैल्यू आ गई है आपको 121। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है ना? अब आप देखिए रेशियो पूछ रहा है, दोनों की रेशियो क्या है। R1 इज टू R2 हम लिख सकते हैं 484 अपॉन 101। इसका मतलब है 4:1 इज द आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या हो गया, सही हो गया। डायरेक्ट क्वेश्चन है, वोल्टेज दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है और रेसिस्टेंस का रेशियो पूछ रहा है। दो बल्ब है, दोनों की रेटिंग दी हुई है, वोल्टेज और पावर की रेटिंग दी हुई है, रेसिस्टेंस का रेशियो उसने डायरेक्टली पूछा गया है। ये आपके इसमें आरआरबी बेंगलोर में मटेरियल इंजीनियरिंग में पूछा गया था 2004 में। आगे के प्रश्नों को हम प्यारे बच्चे देखिए। बोल रहा है कि 750 माइक्रो एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ 11 किलो ओम ऑफ रेसिस्टेंस, व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेसिस्टर। वोल्टेज ड्रॉप पूछ रहा है अक्रॉस द रेसिस्टर कितना होगा। यदि करंट की वैल्यू आपको कितना दी हुई है 750 माइक्रो एम्पियर और रेसिस्टेंस की वैल्यू दी हुई 11 किलो, वोल्टेज बताइए कितना होगा। वोल्टेज इज इक्वल्स टू आई इंटू, वोल्टेज इज इक्वल्स टू हो जाएगा 750 इंटू 7। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी आपको 5, 7, 5 और 7। आंसर कितना है 58250। और यहाँ से मैंने देखा है ये किस में है, आपको माइक्रो में है और दूसरा क्या है आपको किलो में है। तो 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर 3 यहाँ लिखें तो इसकी आंसर है 8.25। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, सही हो गया। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन था कि वोल्टेज ड्रॉप मतलब वोल्टेज निकालना है, करंट और रेसिस्टेंस दिया हुआ है। करंट दिया हुआ है माइक्रो में और रेसिस्टेंस दिया हुआ है किलो में। एक दिया हुआ है 10 टू द पावर -6, दूसरा है 10 टू द पावर 3 और -6 + 3 किसके बराबर होता है -3, इसलिए हम यहाँ पर लिखे -3 को 1 में 1000 और गुना करने पर इसकी वैल्यू आई है 8250, इसलिए 8.25 वोल्टेज आया है। और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेसिस्टर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेसिस्टर पूछता है, इसका मतलब है I इंटू आर से मल्टीप्लाई केवल कर देना है। आपसे कभी भी पूछे वोल्टेज ड्रॉप का मतलब है E इक्वल्स टू I इंटू आर। आपसे पूछे वोल्टेज सोर्स कितना, आपको वोल्टेज सोर्स होगा तो वोल्टेज सोर्स जितना करंट होगा और जितने भी सर्किट में रेसिस्टर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, वोल्टेज सोर्स आ जाएगा। आपसे पूछा जाएगा लोड वोल्टेज क्या है, तो लोड के अक्रॉस जो रेसिस्टर होगा उससे करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लोड अक्रॉस द वोल्टेज आ जाएगा। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं, जिसमें अभी लिखा हुआ है वोल्टेज ड्रॉप, इसका मतलब है जिस रेसिस्टेंस के अक्रॉस में निकालना है वोल्टेज ड्रॉप, बस उसके रेसिस्टेंस से करंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है वोल्टेज सोर्स की वैल्यू बताइए। तो जितना रेसिस्टेंस दिया हुआ है सर्किट में 1, 2, 3, 4, 5 सबको निकालिए और करंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वोल्टेज सोर्स आ जाएगा। अब आपसे पूछा जाए वोल्टेज अक्रॉस द लोड, इसका मतलब है कि लोड के अक्रॉस में रेसिस्टेंस की वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है और करंट उस लोड से कितना पास कर रहा है उसको देखिए। तो आपको
उस सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अभी तो आपको वोल्टेज ड्रॉप दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन आ सकता है कि वोल्टेज अक्रॉस दी लोड, लोड के अक्रॉस में आपका वोल्टेज क्या होगा। आगे के प्रश्नों को हमारे प्यारे देखिए बच्चे, देखिए यहाँ यहाँ बोल रहा है व्हाट इज द करेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ रेसिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, कितना दिया हुआ है रेसिस्टर की वैल्यू 0.0001, पावर कितना दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों 500, पावर कितना दिया हुआ है। अब पूछ रहा कितना करेंट पावर डिसिपेशन 500 वाट, तो करेंट की वैल्यू पूछ रहा है, तो करेंट आई स्क्वायर हो जाएगा P अपॉन R। क्यों ऐसा हमने लिखा, क्योंकि P इक्वल्स टू होता है आई स्क्वायर R। यहां पर देखा तो मैंने लिखा 500, इसकी वैल्यू हो गई 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3, यही है हमारे बच्चे, हुआ ना 10 टू द पावर ऑफ -3 हुआ ना, 1 2 3 4, यहाँ क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों 4 आ गए, 1 इंटू 10 टू पावर -4, तो ये आ गया 5 इंटू 10 टू पावर -6 प्लस 6, और इसकी वैल्यू हमने जब आई की निकाला तो इसकी वैल्यू होगी 2.24 इंटू 10 टू पावर ऑफ 3, और इसको मैंने हटाया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2236। यही एक ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो ये क्या है, आपको सीधा आई पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर पे प्रश्न पूछे गए हैं। आई की वैल्यू निकालना है, यहाँ पर पी की वैल्यू दी हुई है और आर की वैल्यू दी हुई है, तो आई स्क्वायर पहले निकालेंगे, फिर उसका अंडर रूट ले लेंगे, और अंडर रूट 5 का अंडर रूट कितना होता है 2 पॉइंट, ऐसे 24 लेते हैं, लेकिन यहाँ दिया हुआ है 2.23। हम कभी कभी 2.24 लेके चलते हैं, लेकिन इसने 3 डिजिट तक लिया है 2.236 तक, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपको करेक्ट दिखाई दे रहा है। आई कितना है आपका ऑप्शन नंबर 8 में 2236। आगे के मेरे प्रश्न देखिए मेरे बच्चे, बोल रहा है इन ए सर्किट 2 3 ओम रेसिस्टर connected in a parallel combination of 3 ohm resistance. If the supply voltage is 14 volt, then the value of current in the circuit will be. तो मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल में यहाँ पर थोड़ा सा मिस है, यहाँ पर है क्वेश्चन में 3 यहाँ लिखा हुआ है 3 ओम रेसिस्टेंस, जैसे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है वैसे ही यहाँ पर कितना रेसिस्टेंस है 3 रेसिस्टेंस है। कैसे हैं आपके पैरेलल में कनेक्टेड है, तो जब भी करी, चलिए हम यहाँ पर दिखाई दे, तो पैरेलल में जब भी कनेक्टेड रहता है तो हम आर इक्विवेलेंट को कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस ऑफ 1, यही बेस्ट वे है ना निकालने का। आर इक्विवेलेंट कब निकालेंगे ऐसा, जब वो पैरेलल में हुआ करता है। कितनी सबकी वैल्यू है 3, तो लिखे 1/3, फिर दूसरे में क्या लिखे 1/3, तीसरे में कितना लिखे 1/3। जब 3 लिख दिए तो कितना आ गया 3/3 की वैल्यू कितनी आ गई 1 मेरे प्यारे, कितना आ गया आपका वैल्यू इसमें 1। जब आपकी वैल्यू 1 आ गई, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई आपको मेरे प्यारे बच्चों, आ गई। ये कब आई है 1, जब ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है। अब जब ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है तो 2 रेसिस्टेंस दिया हुआ था, ये 3 ओम और ये 3 ओम सीरीज में, और अब जो हमने निकाला है वो कैसे कनेक्टेड हो गया आपको सीरीज में, ये 3 ओम रेसिस्टेंस के साथ में। अब यहां से हमने आर इक्विवेलेंट 1 निकाला तो इसकी वैल्यू हो गई हमारे प्यारे बच्चों 7 ओम। समझ में आ रहा है, बोल रहा सवाल में कि 2 सर्किट है जिसमें 2 रेसिस्टेंस 3 ओम और 3 ओम पहले सीरीज में कनेक्टेड थे, फिर उसी के पैरेलल में 3 ओम का रेसिस्टेंस 3 ओम का रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है। तो बोल रहा है कि आपके करंट की वैल्यू क्या है। प्रश्नों को समझ में आया, बोला है कि एक सर्किट है जो सीरीज और पैरेलल दोनों में कनेक्टेड है। जो सीरीज में कनेक्टेड है वहां 2 रेसिस्टेंस है जिसकी वैल्यू दी हुई है 3 ओम और 3 ओम। जो लेकिन पैरेलल में कनेक्टेड है उसकी भी वैल्यू दी हुई है 3 ओम 3 ओम 3 ओम, क्योंकि पैरेलल में भी 3 रेसिस्टेंस को लिया गया है, जबकि सीरीज में कितने रेसिस्टेंस को लिया गया है 2 रेसिस्टेंस को।
जब हमने पैरेलल में जो रेसिस्टेंस 3 तो दिए हुए हैं, तीनों की वैल्यू 3 है, तो उसकी वैल्यू जो आर इक्विवेलेंट निकली कितनी निकली 1। और ये जो 1 जो रेसिस्टेंस की वैल्यू निकली है इक्विवेलेंट की, वो कनेक्टेड हो गया है सीरीज में, जो 2 रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड थे उसके साथ में। इसके साथ जो वोल्टेज है वो दिया हुआ है 14 वोल्ट, और यहाँ से रेसिस्टेंस की वैल्यू आ गई 7 ओम, यहाँ से करंट की वैल्यू आ गई V अपॉन R, तो V कितना हो गया 14/7, V की वैल्यू कितनी आ गई 14/7, तो इसलिए 2 एम्पियर इसकी करंट की वैल्यू हो गई। करंट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गई 2 एम्पियर। तो कहाँ लिखा हुआ ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है 2 एम्पियर आपका यहाँ पर वैल्यू हो गया मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ तो आपको किसी भी तरीका का कोई डाउट नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे के प्रश्नों को देखिए हम प्यारे बच्चों। आगे बोल रहा है कि एक लैंप है 100 वाट एट 200 वोल्ट इज सप्लाई करंट एट 100 वोल्ट, इट्स इक्विवेलेंट टू लैंप ऑफ। अब पूछ रहा है कि एक लैंप है, सवाल को देखिए, पावर की रेटिंग दी हुई है 100 वाट और वोल्टेज की रेटिंग दी हुई है 220 200 वोल्ट दिया हुआ है आपको, यहाँ दिया हुआ है 100 वाट, और यहाँ वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है 200। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब हम 100 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो उस केस में आपको पावर क्या होगा, इट इज इक्विवेलेंट टू अ लैंप ऑफ, क्या होगा पावर की वैल्यू। तो यहां से हम आर निकालें तो आर क्या होगा V² P, और 200 इंटू 200 अपॉन 100, इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ गई, की वैल्यू आपको आ गई 400 ओम। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ क्या कहा, यहां से मैंने रेसिस्टेंस की वैल्यू निकाला है, जिस रेसिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 400 ओम, और 400 जो ओम आया है उसको हमने P फिर निकाला, तो P इक्वल्स टू हो गया अगेन V²/R, और इस समय जो V की वैल्यू दी गई है कितनी दी गई है आपको 100 वोल्ट। पहले क्या था 200, अभी क्या दे दिया गया है 100, तो यहां से लिखिए 100/400, तो यहाँ से आपने 400 को किया तो बचा 4, यहाँ से दिखा तो 25, तो 25 वोल्ट जो यहाँ ऑप्शन नंबर बी दिए गए हैं वही आपके राइट हो गए। सवाल कठिन नहीं था, समझना कठिन था। बोल रहा है कि एक बल्ब है, पहले उसकी रेटिंग दी हुई है 100 वाट और 200 वोल्ट, वोल्टेज तो समान रखा गया 200, वोल्टेज वोल्टेज जो है अब 100 कर दिया गया है, तो उसकी पावर की रेटिंग कितनी होगी बताइए। पहले 200 वोल्ट था, अब 100 कर दिया गया, तो अब पावर की रेटिंग बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वोल्टेज 100 था और वोल्टेज आपको 200 था, और V² आपको होता है, और अब क्या हो गया वो 100 हो गया, इसलिए 25 वाट डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कैसे कर सकते हैं, 100 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 200 का स्क्वायर, इसलिए वहां क्या हो जाएगा 4, तो 100 को यदि 4 से भागा देंगे तो कितना आएगा आपको 25 वाट। तो ऐसे सॉल्व भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है हमारे बच्चों। आगे बोल रहा है प्रश्न है कि करंट ऑफ 16 एम्पियर डिवाइडेड बिटवीन टू ब्रांच इन पैरेलल ऑफ रेसिस्टेंस 8 ओम एंड 12 ओम रिस्पेक्टिवली, द करंट इन ईच ब्रांच। करंट पूछ रहा है कि क्या होगा ईच ब्रांच में कितना, ये किसमें करंट डिवीजन रूल पर, करंट डिवीजन रूल पर ये सवाल है। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं आपको बताया था। मान लीजिए आपको करंट निकालना है 8 ओम रेसिस्टेंस के क्रॉस में, ऊपर लिखिए 16, जिसके क्रॉस में निकालना उसको नहीं लेना ऊपर में लिखिए 12, और 12 प्लस ऑफ 8 कितना हो गया 16 इंटू 12 अपॉन 20, और यहां से हमने लिख दिया तो क्या हो गया 5, ये हो गया 4, तो 12 चौक 48 अपॉन 5, और इसकी वैल्यू क्या होगी 9.6। तो 9.6 किसी में ऑप्शन दिखाई दे दे तो वही आपकी राइट होगी। 9.6 तो आपके दो ऑप्शन में आ रहे, एक ऑप्शन ये भी है और एक ऑप्शन ये भी है। इसका मतलब है कि अब आपको 12 के भी क्रॉस में, आपको 12 के थ्रू भी आपको करंट निकालना होगा। जब 12 के थ्रू की बात आ गई करंट की, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 16, जिसके थ्रू निकाला उसको नहीं लेंगे, जिसको निकालना उसको नहीं लेंगे, यहाँ लिखेंगे 8 और नीचे लिखेंगे 12, यहाँ क्या हो गया 4, यहाँ हो गया 5, तो 32 अपॉन 5 मतलब हो गया 6.4। ऑप्शन नंबर बी जो है यही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है।
इस सवाल को आप समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये सवाल कैसा है? ये सवाल डायरेक्टली करेंट डिवीजन रूल पर है। करेंट डिवीजन मतलब क्या होता है? करेंट का डिवाइड हो जाना। करेंट कब डिवाइड होता है? जब आपका सर्किट पैरेलल में हुआ करता है। वोल्टेज कब डिवाइड होता है? जब आपका सर्किट जो होता है सीरीज में हुआ करता है। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल और करंट डिवाइडर रूल में बस अंतर यह है कि जिसके थ्रू आपको करंट निकालना है उसको रखेंगे नीचे में, और जिसके थ्रू नहीं निकालना है उसको रखेंगे ऊपर में। लेकिन वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या बोलता है? जिसके क्रॉस में वोल्टेज निकालना है उसको रखेंगे ऊपर में, और जिसको नहीं निकालना है उसको रखेंगे नीचे में। यही दोनों में अंतर हुआ करता है हमारे प्यारे बच्चों। आगे के प्रश्नों को देखें। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ फिलामेंट ऑफ 150 वॉट 350 वोल्ट? डायरेक्ट पूछ रहा है आपको कि रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या है। यहाँ पर लिखिए v स्क्वायर अपॉन पी। यहाँ से आपने सॉल्व किया तो कितना आया? 350 इंटू 350 अपॉन 100। इसकी वैल्यू हमारे प्यारे बच्चों क्या आ गया? यहाँ आ गया 7, यहाँ आ गया तो 35 इंटू 7 क्या हो गया? 7 5 35, 3 आया, 7 या 21, 3 24। इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों? 2450 अपॉन 2450 अपॉन 3। तो इसकी ऑप्शन में देखा जाए कौन सा आंसर आता है। 2450 को हमने किया तो 81, और आपको 810 किस में आया? तो 824, यहाँ हमने 3 से दिया तो कितना आया? 2, मतलब 6 आएगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो गया। तो ये सवाल क्या है? बहुत ही आसान सवाल होते हैं, बहुत ही आसान। इसमें बस ध्यान जो देने वाला है कैलकुलेशन, क्योंकि एक में उत्तर में दिया हुआ है 810 और दूसरे में लिखा हुआ है 816। कभी कभी आप क्या करोगे? 810 पे टिक करके आ जाओगे, क्योंकि आपने 8 दिया, 3 इंटू 8 कितना में हो गया? 24। एक बार आपने कट किया फिर 0 लिख करके डायरेक्ट आ जाते हैं, तो आपसे जो मिस्टेक होती है 810 में हो जाएगी। मैक्सिमम टाइम आप 810 ही टिक करेंगे, क्योंकि आप जो डिवाइड करते हैं केवल 2 डिजिट तक ही डिवाइड करते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन में देखना है कि आपसे कितने डिजिट तक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 2 डिजिट तक क्वेश्चंस को रख रहा है या 3 डिजिट तक क्वेश्चंस को रखा करता है। इसको बहुत ही ध्यान से आपको देखने की जरूरत है हमारे प्यारे बच्चों, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही ऐसे देखिए तो आसान है, लेकिन आपके लिए सबसे बड़ी मुश्किल की घड़ी ये है कि आपको देखना है कि किस जगह तक आपको, कहां पर आपको, किस डिजिट तक आपको रखना है, किस डिजिट तक आपको मेरे प्यारे बच्चों इसको रखना है। ये सबसे बड़ी आपको बड़ी बड़ी बहुत ही कि आपके लिए एक चुनौतीपूर्ण विषय है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक चीज फिर से डिस्कस करना चाहता हूँ कि परीक्षा जो होती है बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, लेकिन आपके अनुभव, हमने जो अनुभव किया है आपके साथ कुछ साझा करना चाहेंगे। जी, कि एग्जामिनेशन से एक दिन पहले किसी भी विद्यार्थियों को नींद नहीं आया, और नींद का एग्जामिनेशन से एक दिन पहले ना आना एग्जामिनेशन के लिए में बच्चों के लिए एक टफ सब्जेक्ट बन जाता है। यदि आपको रात्रि में एग्जामिनेशन से एक दिन पहले नींद नहीं आता है, इसका मतलब है कि जब आप सुबह उठोगे तो ऑक्सीजन लेवल जो है आपके ब्रेन तक बहुत ही मैक्सिमम लेवल तक नहीं। जब आपका माइंड फ्रेश नहीं है, आपके ब्रेन तक आपका ऑक्सीजन का लेवल यदि कम है, इसका मतलब है आपके अंदर में एग्जामिनेशन दिन चिड़चिड़ापन दिखाई देना शुरू हो। और रात्रि एग्जामिनेशन से एक दिन पहले रात्रि के समय में नींद का नहीं आने का कारण यही है, हमें लगता है कि कल क्या होगा, कल एग्जामिनेशन में क्या होगा, कैसा प्रश्न पूछेगा। कल हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि आपने एक साल किसी विषय पे ध्यान दिया है। एक एग्जामिनेशन के लिए आपने एक साल अपने पूरे जान लगा करके तैयारी किया। वो एक साल आपके लिए सबसे चुनौतीपूर्ण एक दिन बस बच जाता है। पूरे एक साल की पढ़ाई, वो 1 घंटा आपको निर्णय करता है आपका जीवन कैसा रहेगा। तो जब हम रात्रि में जब हम नींद नहीं लेते हैं और अगला दिन जाके एग्जामिनेशन में देते हैं, तो जो व्यक्ति सो करके गया है, जो स्टूडेंट सो करके गया है, वो हो सकता है कि परफॉर्म ज्यादा बेटर करे। तो ये सबसे बड़ी, सब सारे लोगों ने, जब भी आप देखते होंगे, मैं भी जब भी पढ़ता था, सारे जो भी
टीचर थे वो बोलते थे कि रात्रि में सो करके जाइए। लेकिन ये जनरली नहीं होता है, क्योंकि जो व्यक्ति तैयारी करता है, जो स्टूडेंट तैयारी करता है, उसको एक भविष्य की जरूर एक चिंता रहती है कि कल क्या होगा, 1 घंटे के बाद क्या होगा, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि हमारा प्रिपरेशन अच्छा है, हमने पढ़ाई किया है, प्रैक्टिस किया है, इस सीरीज को लगाया है, सॉल्यूशन देखे हैं, कॉन्सेप्ट को देखे हैं, तो ये फर्क नहीं पड़ता है कि कल कैसे क्वेश्चन पूछे जाए। क्योंकि जो भी प्रश्न क्वेश्चन बनाता है, जो प्रश्न तैयार करता है कोई भी एजेंसी, कोई भी कमीशन, वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख करके तैयार किए जाए। तो आपका यदि क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तैयार है, कॉन्सेप्ट तैयार है, एनसीईआरटी पढ़े हुए हैं, यूथ पब्लिकेशन टाइम के आपने बुक्स को लिए हुए हैं, तो आपकी कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि डर तो उस व्यक्ति को लगना चाहिए जिसने कुछ तैयारी नहीं की, लेकिन आपने यूट्यूब चैनल पर कॉन्सेप्ट को देखे हैं, प्रैक्टिस सेट लगाए हैं, ये सीरीज ऑनलाइन दिए हैं, यूथ पब्लिकेशन टाइम के बुक्स को लेने के बाद आपने उसके कॉन्सेप्ट को सीखे, यूट्यूब पर जाकर के यूथ टाइम पब्लिकेशंस को आपने देखा है, और तो डर किस चीज का, कलेक्शन तो आपकी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी डर है। क्यों? कंपटीशन है। कंपटीशन ज्यादा के बीच में नहीं होती है। 3:1:3 में यदि एक सीट है तो 3 बच्चे आएंगे, और वो 3 बच्चे जो हैं उन्होंने भी बहुत ही तैयारी ढंग से किया है। लेकिन सिलेक्शन किसका होगा? सिलेक्शन उसी विद्यार्थी का होता है जो उस दिन जैसा परफॉर्म करे। और उस दिन परफॉर्म कौन करता है, अच्छा या बुरा? जो सो करके एक दिन पहले गया। तो इसलिए लोग करते हैं कि कम से कम आप 4 से 5 दिन पहले पढ़ाई को छोड़ दीजिए, एंजॉय कीजिए, घूमिए टहलिए, या आप एक दिन पहले भी आप करते हैं तो आप एक्सरसाइज कर लीजिए, थोड़ा टहलिए, थोड़ा आप उस दिन एक्सरसाइज कर लीजिए, थोड़ा जॉगिंग कर लीजिए, थोड़ा दौड़ लीजिए, जिससे आपका जो है शरीर में थकान हो। यदि आपके शरीर थकता है तो आपको अवश्य है कि आपको उस दिन नींद आएगा, और यदि नींद आता है तो जरूर है कि आप उस दिन बेस्ट परफॉर्मेंस अपना देकर आओगे। और जब आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट है तो आपकी सफलता आपके चरणों में। तो तरीका वही है कि आप एग्जामिनेशन से 1 या 2 दिन या 10 दिन पहले से एक्सरसाइज या आप रनिंग करना शुरू कर दीजिए। रनिंग इसलिए से कीजिए क्योंकि आपका शरीर थके। आपको नींद इसलिए नहीं आता क्योंकि आपका शरीर जो है थकता नहीं है। क्योंकि जब तक से शरीर नहीं थकेगा, मन नहीं थकेगा, तब तक से आप सो नहीं सकते। और एग्जामिनेशन से एक दिन पहले बहुत सारी बेचैनियां मन में चलती है। कल क्या होगा, प्रश्न कैसे होंगे, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कठिन प्रश्नों का उत्तर हम कैसे देंगे, हमारा अटेम्प्ट कैसा रहेगा, कहाँ अटेम्प्ट में कौन से प्रश्नों को छोड़ना है, कौन से प्रश्नों को लेना है, कौन से प्रश्नों पर हमें ज्यादा ध्यान देना है। ये सारे सवाल आपके एक दिन पहले उसी मन में तैयार हो रहे हैं। वो मन आपको उस समय नहीं बोलता है अरे कल देखा जाएगा, तैयारी है तो क्या डरना है। तो यही मन को हमेशा इंफॉर्मेशन देना है, कल देखा जाएगा, क्या हो गया, तैयारी तो है ना, मेहनत तो किया है ना, कर्म तो किया है ना, तो कर्म हमारी है तो सफलता हमारी जरूर रहेगी। तो यही विश्वास के साथ किसी भी इम्तिहान को आप दीजिए, एक दिन पहले आराम कीजिए, और जा करके आप एग्जामिनेशन में अच्छे तरीका से बैठिए, तो देखिए आपकी सफलता जरूर आपके पाँव में रहेगी। तो प्रश्नों को हम आगे मेरे प्यारे बच्चों करते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। आगे का प्रश्न है हमारा बच्चा, हिंदी में लिखा हुआ है कि स्ट्रीट लाइट के बल्बों को हम कैसे जोड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका समानांतर में। समानांतर का इंग्लिश में मतलब होता है पैरेलल में। क्या लिखा हुआ है? स्ट्रीट लाइट बल्ब है, समानांतर का मतलब होता है पैरेलल, श्रृंखला का मतलब होता है सीरीज। तो आप हमेशा किस में जोड़ते हैं? पैरेलल में जोड़ते हैं। बोल रहा है कि 100 मीटर लंबी एक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 0.1 mm² है, और उसकी रेसिस्टिविटी की वैल्यू आपको दी हुई है 50 × 10⁻⁸। तो रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? प्रतिरोध कितना होगा? प्रतिरोध का मतलब होता है रेसिस्टेंस। प्रतिरोध उसका हिंदी भाषा है और रेसिस्टेंस उसकी इंग्लिश है। तो लेंथ दिया हुआ है, लेंथ की वैल्यू दी हुई है 100 मीटर, और एरिया दी हुई है 0.1 mm²। mm का मतलब होता है मिलीमीटर स्क्वायर। तो हमको बताया था हमने आपको कि mm जब दिया रहे इसमें लिखना है 10⁻³ -3, जैसा स्क्वायर दिया हुआ इसको लिख देना है पावर 2।
तो इसकी वैल्यू होगी 0.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 की वैल्यू होगी 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 मेरे प्यारे बच्चों। एरिया कितना आ गया 1 इंटू 10 टू द पावर -7। तो R इक्वल्स टू आप क्या लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, रो L अपॉन A। तो रो की वैल्यू कितनी दी हुई है 50 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8। L की वैल्यू कितनी दे दी है 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7। तो रो है, रो इक्वल्स टू क्या हो गया 50 इंटू 10 टू द पावर -8 100 अपॉन 10 टू द पावर -। इसके आंसर कितनी हो गई मेरे प्यारे बच्चों 50 इंटू 10 टू द पावर -1 इंटू 100, इसलिए 500 इसकी ओम रेसिस्टेंस आनी चाहिए। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है आपका 500 ओम रेसिस्टेंस। उत्तर आपका क्या हो गया, आंसर जो हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया है। तो ये हमारी बच्चे प्रश्न हुए, आगे का प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, लेंथ पूछ रहा है। यहाँ दी हुई ऑप्शन में आपको वोल्टेज 250 वोल्ट, पावर 450 वोल्ट, आगे दिया हुआ है आपको लेंथ 1 mm और ब्रेथ आपको दिया हुआ है 0.5 mm और रेसिस्टिविटी दी हुई है 1.1 इंटू 10 टू पावर -8 और पूछ रहा है लेंथ की वैल्यू क्या होगी। पूछ रहा है क्या दिया हुआ है, ये लिख दीजिए, हाइट दिया हुआ है, यहाँ चौड़ाई दी हुई है, चौड़ाई ये है लेंथ, इसको मान लो एरिया। तो एरिया इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, एरिया दिया हुआ है आपको 1 mm इंटू 0.5 mm स्क्वायर, ये एरिया है और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है लेंथ क्या होगा। प्रश्न समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न है वोल्टेज दिया हुआ है 250, पावर दिया हुआ है 450, वोल्टेज दिया हुआ है 250 वोल्ट, पावर दिया हुआ है 450 वॉट, एरिया दिया हुआ है 0.05 mm स्क्वायर, रेसिस्टिविटी दी हुई है आपको 1.1 इंटू 10 टू द पावर -8। तो L की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, L ज्ञात कीजिए कि L क्या होगा। तो यहाँ से R आप निकालेंगे 250 इंटू 250 अपॉन 450। इसकी आंसर क्या आ गई मेरे प्यारे बच्चों, ये 5, ये हो गई 9। तो 250 इंटू 5 अपॉन 9, यहाँ से मैंने निकाला है, ये हो गया 1250 अपॉन 9 R की वैल्यू। यहाँ तक हमारे बच्चों समझ में आ रहा है। R की वैल्यू यदि ये है तो R इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे, रो L अपॉन A, और यहां से आप क्या कैलकुलेट करोगे, L की वैल्यू कैलकुलेट करोगे और L की वैल्यू क्या आनी चाहिए ऑप्शन में मेरे बच्चों, बी नंबर ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी आपकी बच्चों क्या होगी, वो सही होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो ये प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है, ये प्रश्न जो है बहुत ही आसान प्रश्न दिया गया है। इस प्रश्न में वोल्टेज दी हुई है, पावर दी हुई है और साथ में आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि आपकी ऑप्शन, आपकी बताइए कि आपका आप बताइए कि आपकी लेंथ ऑफ द कंडक्टर कितनी होगी। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया है। वोल्टेज है, करंट है, एरिया है और रेसिस्टिविटी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, रेसिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, V स्क्वायर अपॉन V से। जब रेसिस्टेंस निकल गया तो R इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, रो L इंटू A। रो दिया हुआ है, A दिया हुआ है, रो दिया हुआ है, A दिया हुआ है और R दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, L निकाल लेंगे। तो सबसे पहले किस में लिखा हुआ है, ओम मीटर दिया हुआ है आपको, तो आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करेगा। जब mm है तो उसको किससे करेंगे, 10 टू द पावर -3 से 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे -10 टू द पावर -10 टू द पावर -3 का होल स्क्वायर, जो कि 10 टू द पावर -6 हो जाएगा, क्योंकि वहां एरिया में mm स्क्वायर आता है और mm स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो आपका एरिया है वो कितना हो जाएगा, 0.05 आपको 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और यहां से जो हम कैलकुलेट करने के बाद आंसर आएंगे वो कितना आएगा, 631 मीटर आंसर आएगा आफ्टर कैलकुलेशंस। आपको ये ध्यान में रखना है, ये आरआरबी 2014 में प्रश्न पूछे गए थे मेरे प्यारे बच्चों।
आगे पूछ रहा है कि 40 वॉट बल्ब इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ रूम हीटर, इफ नाउ द 40 वॉट 40 वॉट बल्ब इज रिप्लेस्ड बाय योर 100 वॉट बल्ब, द हीटर आउटपुट विल बी। यदि 40 वॉट है का बल्ब है, रेसिस्टेंस क्या होगा उसकी? यदि देखिए दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है, इनवर्सली होता है। यदि पावर कम है, रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। यदि रेसिस्टेंस ज्यादा है तो करंट की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। कृपया जो बच्चों समझ में आ रहा है, यदि पावर कम है तो रेसिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा, और यदि रेसिस्टेंस ज्यादा है तो करंट हमारा कम होगा। तो ये क्या है कि पहले 40 था इसलिए ये ज्यादा थी, अब यहाँ पर 40 के जगह पे हमने क्या कर दिया? 100, इसलिए इसकी वैल्यू कम हो गई। जब इसकी वैल्यू कम हो गई तो करंट की वैल्यू हमारे प्यारे बच्चों क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। करंट की वैल्यू क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा? हीटर आउटपुट विल बी, तो हीटर आउटपुट क्या हो जाएगा? वो इंक्रीज कर जाएगा। हीटर का आउटपुट क्या हो जाएगा? हमको इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि रेसिस्टेंस कम हो गई और करंट जो है इंक्रीज कर गया, इसलिए हीटर आउटपुट जो है हमारा इंक्रीज कर जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे प्यारे बच्चों यहाँ पर सही हुआ है। इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। आगे का मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन है कि टू वायर ए एंड बी हैव द सेम क्रॉस सेक्शन एंड मेड ऑफ सेम मटेरियल, और आर ए और आर बी की वैल्यू दी हुई है, तो नंबर ऑफ टाइम ए इज लॉन्गर देन बी। पूछ रहा है कि एरिया यदि समान है, रेसिस्टिविटी यदि सेम है, और रेसिस्टेंस की वैल्यू में यदि अलगाव है, डिफरेंसेस है, तो लेंथ क्या होगा इसके बारे में बताना है। तो आपको मेरे प्यारे बच्चों मालूम है कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं? लेंथ के होते हैं। तो पहला कितना है? 100। पहला कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 800। तो यहाँ लिखिए 800, यहाँ लिखिए लेंथ L1। अब दूसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 100, और इसको लिखिए L2। तो L2 L1 अपॉन L2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों? 8:2। तो मेरे प्यारे बच्चों जो हमारा A है वो कितना ज्यादा लंबा है A2 से? वो कितना? 8 गुना ज्यादा है। 8 टाइम्स इज लॉन्गर देन A इज 8 टाइम लॉन्गर देन B। A जो है 8 गुना ज्यादा है B से, क्योंकि रेसिस्टेंस की वैल्यू जो है A की 8 टाइम्स ज्यादा है B से। यदि यही एरिया पूछा रहता, यदि लेंथ सेम रहता और एरिया आपका यदि चेंज होते रहता, तो आपका होता दोनों के बीच में इनवर्सली रिलेशन हो जाता। इनवर्सली रिलेशन मतलब वहां क्या हो जाता? आपका जो एरिया कितना डिक्रीज कर जाता है, ए का एरिया जो होता है इनवर्सली हो जाता है, तो वहां 1:8 आता है। मतलब ए जो है 8 टाइम एरिया में घटाव आएगा बी से, कितने टाइम? 8 टाइम। यहाँ तक समझ में आ गया? लेंथ है तो जितना रेसिस्टेंस बढ़ेगा वैसे ही लेंथ बढ़ेगी, लेकिन एरिया यदि एरिया की बात आती है तो एरिया यदि आपका क्या होगा? घटते जाएगा, जैसे वो रेसिस्टेंस बढ़ते जाएगा। आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है बच्चों? यहाँ तक कोई भी डाउट आपको नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे का प्रश्नों को देखते हैं। आगे का मेरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि रेसिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है 100 ओम, करेंट दिया हुआ है आपके मेरे प्यारे बच्चों 0.5 एम्पियर, तो बोल रहा है कि आपको पावर की रेटिंग क्या होगी। तो पावर इक्वल्स टू मालूम है I² इंटू R हुआ करता है। यहाँ हमने लिख दिया 1/4, यहाँ लिख दिया 100, इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों? 25 वाट। जहां 25 वाट दिखाई दे वही आपका उत्तर हो गया। डायरेक्ट फॉर्मूले पे ये प्रश्न है, P इक्वल्स टू I², R पे फॉर्मूले पे प्रश्न दिए गए हैं, और I की वैल्यू दी हुई है 1/2। यदि 0.5 को हम लिखना चाहें की वैल्यू हो जाती है 1/2, और यहाँ से हमने देखा तो 1/4 इंटू 100, तो इसकी उत्तर क्या हो गई? 25 वाट। यहाँ पर कोई भी डाउट है मेरे प्यारे बच्चों? किसी भी तरीका का डाउट हो तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हमें बता सकते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको फॉलो करें, लोगों तक पहुँचाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि बच्चे जो हैं, जो गांव में बैठे हुए हैं, जिनको एक कॉन्सेप्ट प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, जो लोग बहुत सारे कोचिंग हैं जो पैसे लेते हैं, लेकिन ये यूथ कंपटीशन टाइम जो पहली बार फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिकल में आरआरबी जेईई का सीरीज शुरू किया है, जो कि 22 साल के पुराने क्वेश्चंस को एकदम बिंदास होकर के एक एक सवाल को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में बताया जा रहा है। इसमें किसी भी तरीका का कोई भी डाउट, किसी भी तरीका का कोई भी एक्सक्यूज नहीं है। पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में ये प्रोग्राम चल रही है, ये सीरीज चल रही है। तो आप
उस सारे बच्चों तक पहुंचाए जो कि आरआरबी जेई के फर्स्ट अटेम्प्ट को क्लियर कर चुके हैं और दूसरे अटेम्प्ट में जा चुके हैं, उनका एग्जाम होने वाला है। तो ये रिक्वेस्ट है, आप अपने गांव में कहीं ना कहीं आपके बुआ, आपके चाचा, आपके कहीं ना कहीं दीदी या कहीं ना कहीं सगे संबंधी के बच्चे कोई ना कोई क्वालिफाई टीयर 1 किया होगा और एग्जामिनेशन टीयर 2 के एग्जामिनेशन में बैठने के लिए तैयार होंगे, तो उनके तक ये वीडियोस को पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक उनको करने के लिए बोलिए, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तो यदि वो देखेंगे तो सिलेक्शन उनकी होने की प्रोबेबिलिटी है। तो आप अपने जो सगे संबंधी हैं जिनके बच्चे क्वालिफाई किए हैं, उनके लिए इस वीडियो को आगे तक पहुंचाने का एक कष्ट करें। आगे मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं प्रश्न क्या है। आगे का प्रश्न है मेरे बच्चा, तो 6 लाइट बल्ब आर कनेक्टेड इन पैरेलल across 110 वोल्ट, each bulb is rated at 75 watt, 75 watt, how much current flow through each bulb। पूछ रहा है कि each bulb से कितना करंट आपका फ्लो करेगा। each bulb का रेटिंग कितना है, 75 वॉट है, अब वोल्टेज कितना है, 110 वोल्ट है। तो करंट हम निकाल लें, करंट इक्वल्स टू हमारे प्यारे बच्चों होगा P अपॉन V। P की वैल्यू कितनी है 75 और V की वैल्यू कितनी है हमारे बच्चों 110। तो यहाँ से हमने कैलकुलेट किया, तो यहाँ से आपका कैलकुलेशन में 7 आप 75 से करते हैं तो 110 लिखते हैं, 110 इंटू 7 तो कितना आता है आपको 7 ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा 0.682 एम्पियर। डायरेक्ट फॉर्मूले पे देख रहे होंगे, ये 2000 में आरआरबी कोलकाता ने पूछा है ऐसे सवाल, मतलब बेसिक क्वेश्चन पे, जो ये 8 क्लास लेवल के तक का प्रश्न है। 8 क्लास में भी हमने जब इलेक्ट्रिकल, आपको मालूम होगा कि पहली बार जब इलेक्ट्रिकल में वोल्टेज और करंट पूछते हैं वो क्लास 8 में पढ़ाई होती है, जिसमें हम एनोड के बारे में पढ़ते हैं, कैथोड के बारे में पढ़ते हैं। कभी कभी आपके सवाल में आ भी सकता है कि व्हाट इज अ एनोड, तो आपको लिखना पॉजिटिव चार्ज, कैथोड क्या है निगेटिव चार्ज टर्मिनल, एनोड क्या है पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल है। लेकिन केटायन और एनायन की बात है तो केटायन क्या है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और एनायन क्या है निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो शब्द याद रखिएगा, एनोड, कैथोड, केटायन एंड एनायन। आपके सवालों में ऐसे भी सब प्रश्न पूछा जाते हैं जो बहुत ही बेसिक से, जो कि बहुत सारे बच्चे जो है बेसिक को छोड़ के चले जाते हैं और ये सब चीजों पे वो ध्यान नहीं देते। जैसे पूछा जाता है कैथोड, कैथोड क्या है नेगेटिव चार्ज टर्मिनल, एनोड क्या है पॉजिटिव चार्ज। लेकिन केटायन एनायन की बात है तो केटायन क्या है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और एनायन क्या है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, मतलब दोनों के शब्द उल्टे। यहीं से हम क्लास शुरू करते हैं क्लास 8 में, यहाँ पर केटायन एनायन कैथोड एनोड बैटरी के बारे में पढ़ते हैं। अगेन उसके आगे जब हम बैटरी के बारे में जाते हैं तो वोल्टेज लॉ, करंट लॉ, वोल्टेज लॉ को ही हम ओम्स लॉ भी बोलते हैं। बहुत बार पूछा जाएगा व्हाट इज अ वोल्टेज लॉ, तो वोल्टेज लॉ इज नथिंग बट अ आपको ओम्स लॉ होता है। वहां पर जाने के बाद ओम्स लॉ बोलते हैं वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट। फिर आके जाने के बाद में हम थोड़ा सा रेसिस्टेंस के बारे में स्टडी करते हैं, हीट देखते हैं कि कितना रेसिस्टेंस से हीट डिसिपेट कर सकता है। अगेन हम इलेक्ट्रोमैग्नेटो स्टेट में जाते हैं जहां पर हम फैराडेज लॉ देखते हैं, जहां पर इंडक्टेंस देखते हैं, कैपेसिटेंस देखते हैं। जहां पर जाने के बाद हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट। तो ये क्लास 8 में ये शुरू होती है और क्लास 8 के ये क्वेश्चंस पूछे गए। क्लास 8 के भी बच्चा जो है इस क्वेश्चन को वो बना सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही टफेस्ट क्वेश्चन में से नहीं आया करता है मेरे बच्चों। तो आगे के प्रश्नों को हम बहुत ही ध्यान से देखें मेरे प्यारे बच्चों। आगे का क्वेश्चन है, in a 4 branch parallel circuit there are 10 milliampere of current of each branch. If one of the branch is open, the current in each of the other 3 branch। प्रश्न है कि मान लो कि ये रेसिस्टेंस R1 हुआ, दूसरा भी रेसिस्टेंस कितना हो गया R2 हो गया, तीसरा रेसिस्टेंस क्या हो गया R3 हो गया और चौथा रेसिस्टेंस कितना हो गया R4 हो गया। कैसे कनेक्टेड है पैरेलल में। मान लो कि ये चारों पैरेलल में कनेक्टेड है, करंट यहाँ से जा रहा है 3 एम्पियर का, यहाँ से जा रहा है 3 एम्पियर का, यहाँ से जा रहा है 3 एम्पियर। करंट कितना जा रहा है 3 एम्पियर, 10 मिली एम्पियर, मान लो 10 मिली को हटा देते हैं, फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। एक रेसिस्टेंस, दूसरा रेसिस्टेंस, तीसरा रेसिस्टेंस, चौथा रेसिस्टेंस। करंट कितना जा रहा है 10 मिली एम्पियर, यहाँ से कितना जा रहा है 10 मिली एम्पियर, यहाँ से भी कितना जा रहा है 10 मिली एम्पियर और यहाँ से भी कितना जा रहा है 10 मिली, चारों से कितना जा रहा है 10 मिली एम्पियर जा रहा है। लेकिन कुछ देर के बाद में ये जो ब्रांच है ये ओपन हो जाता है। ये कैसा हो जाता है ओपन हो जाता है, तो बच क्या जाता है 3, एक ये जहां से 10, ये एक, दूसरा ये और तीसरा
और ये हमारा क्या हो गया, ओपन हो गया। जो जब भी ये ओपन होगा और पैरेलल में कनेक्टेड है तो करंट यहाँ से कितना होगा, 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ से जो करंट जाएगा वो क्या आ जाएगा, 10 मिली एम्पियर। यहाँ से भी जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा, 10 मिली एम्पियर। और यहाँ से भी जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा, 10 मिली एम्पियर। तो जो सर्किट ओपन होता है उसी से करंट की वैल्यू 0 जाएगी। अदरवाइज यदि आपका सर्किट में जो ब्रांचेज है जिसमें रेसिस्टेंस कनेक्टेड है उससे जितना करंट पहले जा रहा था उतना ही करंट बाद में भी। यदि आपका 4 रेसिस्टेंस है, चारों आपके पैरेलल में कनेक्टेड है और सारे से करंट जो है 10 एम्पियर जा रहे थे और किसी कारण से एक ब्रांच से जो रेसिस्टेंस कनेक्टेड है उससे करंट जाना बंद हो जाए, 0 हो जाए। जब 0 हो जाए तो फर्क क्या पड़ेगा, फर्क यही पड़ेगा कि बस उसी ब्रांच से करंट 0 जाएगा। अदरवाइज जो भी अदर रेसिस्टेंस है R1 R2 R3 वो सारे से कितना जाएगा, 10 10 और 10 आपका जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी है। तो आपसे पूछ रहा है कि वन ऑफ द ब्रांच इज ओपन, द करंट इन ईच ऑफ द अदर 3 ब्रांचेस कितना जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। आगे का मेरे प्यारे बच्चों है कि करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर इन ट्रांसमिशन लाइन इज डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 3, तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस कितना होगा। तो ये इफेक्टिव रेसिस्टेंस का ट्रांसमिशन लाइन में जो तरीका होता है वो होता है करंट का होल स्क्वायर। ये ट्रांसमिशन लाइन का बोल रहा हूँ। कितने फैक्टर से डिक्रीज कर रहा है, 3 फैक्टर से। तो ये लिख दीजिए 1/3। तो ये क्या हो गया, 1/। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा ऑप्शन में, इंक्रीज बाई 3 टाइम्स। दूसरा लिख रहा है डिक्रीज बाई 3 टाइम, इंक्रीज बाई 9 टाइम, डिक्रीज बाई 9 टाइम। तो आपको मालूम है रेसिस्टेंस और करंट के बीच का रिलेशन क्या होता है, इनवर्सली होता है। जब करंट आपको 3 से कर रहा है और इसका स्क्वायर है मतलब वो कितने से इंक्रीज करेगा, 9 टाइम से इंक्रीज कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो क्या हो गया, सही हो गया मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि जब भी हम ट्रांसमिशन लाइन में बोलते हैं तो ट्रांसमिशन लाइन में जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से जाइएगा क्योंकि ऐसे सवाल यदि पूछे जाएंगे तो यहाँ पर एक ही शब्द लिखा हुआ है, द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। कैसा कंडक्टर है, ट्रांसमिशन लाइन का कंडक्टर है। और किस फैक्टर से डिक्रीज कर रहा है, फैक्टर ऑफ 3 फैक्टर से। तो ट्रांसमिशन लाइन के केस में जो रेसिस्टेंस है और करंट है वो क्या है, आई का होल स्क्वायर। रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई का होल स्क्वायर। यदि करंट आपको डिक्रीज करता है 3 से तो रेसिस्टेंस क्या होगा, 9 से आपका इंक्रीज कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या है, सही है। तो सही नंबर ऑप्शन नंबर 3 पर हम क्या लगाते हैं, राइट ऑप्शन को लगाया करते हैं। आगे प्रश्नों को हम देखें प्यारे बच्चों। बोल रहा है कि आइडियल करंट सोर्स हैज अ 0, मतलब आपसे पहले के क्वेश्चन पहले के क्लास में बताया हुआ हूँ। इसमें 2 ही चीज इंपॉर्टेंट है, एक होता है करंट सोर्स और दूसरा होता है एमीटर। एक अदर दूसरे तरफ देखें तो एक होता है वोल्टेज सोर्स और दूसरा सोर्स होता है वोल्टमीटर। जब हम एमीटर का जिक्र करते हैं तो उस समय जो हमारा रेसिस्टेंस होता है एमीटर के सीरीज में कनेक्टेड। लेकिन जब हम करेंट सोर्स की बात करते हैं तो करेंट सोर्स के केस में जो रेसिस्टर होता है कनेक्टेड इन पैरेलल विथ करेंट सोर्स। तो आप नोट डाउन कर लीजिए, जब भी करेंट सोर्स रहे आपका रेसिस्टेंस जो है किससे कनेक्टेड, कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। और जब आपका एमीटर है तो उस समय रेसिस्टेंस जो है कैसे कनेक्टेड है, मल्टी एमीटर से सीरीज में। इन द केस ऑफ आइडियल करेंट सोर्स द रेसिस्टेंस वैल्यू इज इन्फिनिटी। कितना लेते हैं आपका, इनफाइनाइट लेते हैं। तो क्या लिखते हैं, इन आइडियल करेंट सोर्स हैज अ 0। इसका मतलब है रेसिस्टेंस की वैल्यू यदि इनफाइनाइट हो गई तो कंडक्टेंस क्या होता है 1/r। और यदि 1/, इंफिनिटी है तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो इन द केस ऑफ कंडक्टेंस, इन द केस क्या 0 होता है आपका, इंटरनल कंडक्टेंस जो है वो क्या हो जाता है आपका, 0 हो जाता है। ये जो ऑप्शन नंबर ए है वही क्या हो गया आपको सही हो गया। जो आपका कंडक्टेंस है वो क्या हो गया आपका 0 हो गया है। और रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ तक तो हमको नहीं लगता कि कोई भी आपको डाउट हुआ होगा, ये तो सवाल आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। आगे के क्वेश्चन को देखिए। आगे क्वेश्चन है कि 2 लाइट बल्ब है, एक का 40 वाट है दूसरे का 60 वाट है। तो बोल रहे हैं कौन सा बल्ब जो है
ज्यादा जलेगा, कौन सा बल्ब जो है ज्यादा जलेगा। आपको बताया था ना कि आर और पी के बीच का रिलेशन जो है क्या होता है, ये होता है। यदि ये कम है तो ये क्या होगा, ज्यादा। यदि पी कम है तो आर क्या होगा, ज्यादा। तो पहला केस जो है, उस पहले केस में कितना रखा गया, 40 वाट, तो इसका मतलब है कि आर जो है ज्यादा होगा। और दूसरे के केस में क्या है, इसको हमने R1 लिया, इसको R2 लिया, यहाँ पर हमने लिया है 60 वाट। इसका मतलब है कि R1 इज ग्रेटर देन R2। यदि 40 वाट के बल्ब के साथ में जो रजिस्टर, जो आपको फिलामेंट, जो रजिस्टर कनेक्टेड है, उसकी वैल्यू यदि R1 है, और दूसरे के साथ जो 60 वाट का बल्ब है उसके साथ रजिस्टर की वैल्यू R2 है, तो R1 की वैल्यू ज्यादा होगी R2 से, क्योंकि P1 की वैल्यू जो है P2 से कम है, और जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वही ज्यादा जलेगा। तो विच वन इज ब्राइटर, तो जहां ऑप्शन 40 वाट बल्ब लिखाएगा ब्राइटर, वही आंसर हो जाएगा। तो 40 वाट बल्ब ग्लो ब्राइटर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका क्या हो गया, सही हो गया। तो क्या ज्यादा ग्लो करेगा, 40 वाट का जो बल्ब है आपका जो है वही ज्यादा ग्लो करेगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट है आपको? नहीं डाउट होगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे के प्रश्नों को देखें। आगे का प्रश्न में पूछ रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू। ये यूनिट जो है कंडक्टेंस की है। ये क्या है, 2s है, और ये क्या है, G1 मान लो। इसकी वैल्यू क्या है आगे, G2s इसको। तो R1 इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं, 1/G1। इसकी वैल्यू क्या हो गई, 2, और R2 की वैल्यू कितनी हो गई हमारे प्यारे बच्चों, 1/4। यानी कैसे कनेक्टेड है, क्या लिखा हुआ है, ये दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। तो R1 प्लस ऑफ R2 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2 प्लस ऑफ 1/4, इसलिए 3/4 ओम इसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू हो गई। जहां ऑप्शन में आपको 3/4 दिया हुआ है वही ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो गया। देखिए यहाँ पर 4/3 भी लिखा हुआ है। ये कैसे है, आपको सीरीज में कनेक्टेड है, इसलिए मैंने इसको 1/G1 लिख दिया, दूसरे में कोई लिख दिया 1/G2 लिख दिया। तो 1/G2 लिखा, तो ये कितनी होगी, 3/4 ओम आपकी इसकी वैल्यू हो गई मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ तक हमारे बच्चे कुछ भी आपको डाउट नहीं हुआ होगा, आपकी पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। यहाँ तक किसी भी तरीका का आपको डाउट नहीं मिला होगा, और सवाल देख रहे होंगे कि कितने आसान तरीके से इजी वे में पूछे जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही एक साधारण सा सवाल पूछे जा रहे हैं, और ये सवाल बहुत ही छोटे हैं सवाल हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको इस क्वेश्चन पे कोई भी डाउट नहीं होगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन पूछ रहा है कि दो गो बल्ब है, 2 बल्ब है, एक का दिया हुआ है रेटिंग 250 वोल्ट और 100 वाट, दूसरे का लिखा हुआ है 250 वोल्ट और 50 वाट, कनेक्टेड इन सीरीज एंड 440 वोल्ट AC 50 हर्ट्ज। कितने वोल्टेज से कनेक्ट किया गया है, दो बल्ब को 440 वोल्ट, मतलब कैसा है, 3 फेज के साथ। फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, 50 हर्ट्ज दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी हैपन, क्या बोल रहा है आगे देखिए। अभी फिर वही क्वेश्चन रिपीट कर गया, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। जिसका P ज्यादा होगा उसका R कम होगा। पहले वाले का P कितना है, 100, तो हमने लिख दिया R1। दूसरे वाले का P कितना है आपको, 25। इसका मतलब है R2 इज ग्रेटर देन R1, और जिसका R ज्यादा होगा वो क्या होगा, ज्यादा जलेगा। तो 25 वाट बल्ब ग्लो ब्राइटर कंपेयर टू 100 वाट। 25 वाट का जो बल्ब है वो क्या होगा, ज्यादा जलेगा, क्योंकि 25 वाट बल्ब के पास में R2 की वैल्यू जो है वो ज्यादा है इन कंपेयर टू R1, क्योंकि P और R के बीच का रिलेशन जो है इनवर्सली होता है। इसी में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ आप बताएंगे कैसा होगा। ग्राफ जो होता है P और R के बीच में, आपको क्या होता है, ये क्या है, हाइपरबोलिक ग्राफ है। ये कैसा ग्राफ है, आपको हाइपरबोलिक ग्राफ हुआ करता है। ये आपको ऑप्शन को देख के आना है। ऐसे ऑप्शन आपको एग्जामिनेशन में मिल सकते हैं देखने के लिए। ऐसे ऐसे साधारण से प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आया करते हैं। तो ये सब सारे सवालों को आपको आसानी से आपको हल करने आना चाहिए। आगे बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो आइडियल करेंट सोर्स हैज अ, आइडियल करेंट सोर्स, फिर से सवाल आ गया। तो हमने बताया था इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होती है, इनफाइनाइट, और कंडक्टेंस कितना होती है, 0। आंसर देखें, इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, कंडक्टेंस, तो 0 कंडक्टेंस पे लगाया था। यहाँ लिखा हुआ ऑप्शन में दिया हुआ इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर हमने
इन्फानाइट इंटरनल रेसिस्टेंस में लगाया गया। ये आरआरबी इलाहाबाद जेईई 2010 में ये प्रश्न को पूछे गए हैं। आपने देखा होगा कि 2 साल में क्या क्वेश्चन पूछे गए, एक ही है, एक में कंडक्टेंस पूछा गया तो दूसरे में रेसिस्टेंस पूछे गए हैं। तो सवाल साधारण से होते हैं, बस आपको बेसिक मालूम होना चाहिए कि रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस के बीच का क्या रिलेशन है, पावर और रेसिस्टेंस के बीच का क्या रिलेशन है, पावर और करंट के बीच का क्या रिलेशन है, तो आपको वोल्टेज और रेसिस्टेंस के बीच का क्या रिलेशन है, जब आपको पावर जो कांस्टेंट दिया रहे। ऐसे ही बेसिक बेसिक सवालों पे आपके सवाल बार बार पूछे जाते हैं, बार बार आपको करने की जरूरत है, बार बार प्रैक्टिस करिए। देखिए कितने साधारण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपके आसानी से आप उस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक आपको बहुत इजीली समझ में आया होगा। ये जो सीरीज है वो आरआरबी के लिए है, ये केवल आरआरबी तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आरआरबी के आपको एसएससी में पूछे जाएंगे, यूपीपीसीएल जेईई में पूछे जाएंगे, आपको हो सकता है कि लखनऊ मेट्रो में पूछे जाए, डीएमआरसी मेट्रो में पूछे जाए, कहीं ना कहीं कोई भी मेट्रो में पूछे जा सकते हैं। तो हम इसको नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं ये बहुत ही टफेस्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ये जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा टफेस्ट है, बहुत ही ज्यादा मतलब कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ही साधारण। यदि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसमें आप कर सकते हैं। आगे के प्रश्नों को मेरे प्यारे बच्चों देखो, आगे का प्रश्न है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, आर की वैल्यू पूछी जा रही है। आर की वैल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। डायरेक्ट आप इस पे लगा सकते हैं 8.9 अपॉन 3.4। इसकी आंसर यदि देखें तो इसके आंसर क्या देखेंगे, इसके आंसर जो आएगी आपको 8.9 अपॉन 3.4, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसकी आ गई है। अब आपको ऑप्शन में देखना है, देखिए क्या किलो ओम, ओम और ओम लिखा है। आपको कैसे करना है, यहाँ पर क्या है वोल्ट है, यहाँ पर क्या है करंट मिली है, तो यहाँ पर क्या हो गया 10⁻3, ये कितना आ गया किलो ओम में चला गया। ऐसे भी आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपके ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। आगे बोल रहा है कि तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु भिन्न परमाणु संख्या है, उसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आइसोबार। आइसोबार, आइसोबार का क्या कहते हैं, आइसोबार में बोलते हैं मास नंबर इज डिफरेंट बट एटॉमिक नंबर इज सेम। यही होता है ना, यही सवाल है कि आपकी द्रव्यमान समान है परंतु परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर जो है डिफरेंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसकी क्या हो गई, सही हो गई। 2000 ये जो है सवाल कब पूछे गए हैं, ये सवाल 2014 के आरआरबी में पूछे गए थे। इतने आसान से सवाल आप देख लीजिए। आगे क्वेश्चन है कि टू और मोर कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन, दे हैव द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। सेम पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा, बता सकते हैं आप, जब आपका रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हुआ करता है, उस केस में जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होता है, समान होता है, लेकिन करंट क्या होता है, डिवाइड होता है। लेकिन वही रेसिस्टेंस को जब आप सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो करंट जो है सारे रेसिस्टेंस से समान पास होगा, लेकिन वोल्टेज में क्या होगा, बंटवारा हो जाएगी, वोल्टेज जो है डिवाइड हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं इन अ सीरीज वोल्टेज आर डिवाइडेड बट करंट आर सेम, but when we are connected same resistance in a parallel, then in the case of parallel circuit the voltage are same but currents are different। जब उसी रेसिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज जो है सारे रेसिस्टेंस के क्रॉस में समान दिखाई दिए जाएंगे, लेकिन करंट जो है सारे रेसिस्टेंस से अलग अलग भिन्न दिखाई देगा। यही सवाल है आपका। तो इसमें हम क्या आंसर लिख सकते हैं, कनेक्टेड हैव सेम पोटेंशियल डिफरेंस, क्या किस में होता है सेम, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो गया मेरे प्यारे बच्चों। आगे का क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग की आई कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो गया, कंडक्टर। चलिए इस पे थोड़ी डिस्कशन हम कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हमने बोला था 3 टाइप के मटेरियल होते हैं, एक कंडक्टर, दूसरा सेमीकंडक्टर, तीसरा इंसुलेटर। कंडक्टर जब भी बोलते हैं किसके करंट फ्लो करता है, किसके कारण से, करंट फ्लो जो होता है कंडक्टर से उसका मेन कारण है इलेक्ट्रॉन्स। और ओम्स लॉ ये फॉलो करता है कंडक्टर में क्योंकि वोल्टेज जो होता है करंट के डायरेक्टली। लेकिन जब हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर में जो भी मटेरियल, जो भी आपको डिवाइसेस बनते हैं, वो थायरिस्टर हो, डायोड हो, मॉसफेट हो, आईजीबीटी हो, कोई भी आपके ओम्स लॉ को फॉलो नहीं किया करता है, क्योंकि यहाँ पर जो कंडक्शन होते हैं दो कारण से,
एक होता है मेजोरिटी चार्ज कैरियर, दूसरा होता है माइनॉरिटी। कौन से मटेरियल से हमारा कौन सा डिवाइस बना हुआ है, कौन सा स्विचेस बना हुआ है, उस पर डिसाइड करता है। यदि पी टाइप मटेरियल है तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर आपका होल होता है, और आपका एन टाइप मटेरियल है तो आपकी मेजोरिटी चार्ज कैरियर जो है इलेक्ट्रॉन्स हुआ करती है। ये आपके एक जानकारी है। इसलिए ओम्स लॉ की बात कर रहा है हमारे प्यारे बच्चों, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे प्यारे बच्चों वो सही है। आगे के प्रश्नों को देखिए मेरे प्यारे बच्चों। आगे का आपका प्रश्न है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, आगे का प्रश्न पूछ रहा है तो फाइंड द पावर बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय अ सर्किट एलिमेंट इन द गिवन फिगर। तो कितना आपको पावर एब्जॉर्ब करेगा ये सर्किट में, तो पावर एब्जॉर्ब कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 230 10⁻³ इंटू 5। तो मेरे प्यारे बच्चों तो हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 230 को 230 है यहाँ पर, तो 230 को हमने मल्टीप्लाई किया 54 से, हमने यहाँ 23 को मल्टीप्लाई किया 54 से, तो 12, ये 9, हंसती है 15, 5 2 10, 1 11, कितना हो गया 2, 9 5 14, एक हो गया 2 और दूसरा हो गया 1242 1242 आपका आया। तो ऑप्शन नंबर ये जो बी है आपको सही दिखाई दिया, यही है ऑप्शन नंबर बी आपका सही। 1.242 वोल्ट जो है कितना पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, 1.242। पूरी साधारण सा सवाल पूछ दिया जा रहा है। अब से पूछा जाएगा पावर एब्जॉर्ब है कि पावर डिलीवर, कैसे जानेंगे। पावर एब्जॉर्ब की जब बातें करती है तो पावर एब्जॉर्ब हमेशा पॉजिटिव होता है, पावर डिलीवर की जब बात करती है तो साइन क्या आता है, निगेटिव। तो यहाँ देखिए जब हम यहाँ से यहाँ करंट आ रहे हैं तो सेकेंड टर्मिनल क्या है यहाँ पर, वोल्टेज में निगेटिव, तो हम क्या लिखेंगे, निगेटिव। करेंट के डायरेक्शन में जब भी हम मूव करते हैं तो हम डायरेक्शन क्या लेते हैं, निगेटिव। तो करेंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो यहाँ भी लिए निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो गया हमारा पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पर क्या है, पावर एब्जॉर्ब हो रहा है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर हमने क्यों लिया निगेटिव, क्योंकि यहाँ फर्स्ट टर्मिनल पे प्लस और दूसरे पे माइनस, इसलिए एक यहाँ से लिया वोल्टेज की तरफ से, दूसरे से यहाँ पर एक लिया, ये एक माना हमने इस साइड और दूसरा माना इस साइड, तो माइनस और माइनस को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या है प्लस, और जब भी प्लस होता है इसका मतलब है कि पावर जो है एब्जॉर्ब होगा, पावर जो गेन होगा। लेकिन जब हम बोलते हैं निगेटिव, इसका मतलब है कि पावर जो है हमारा क्या हो रहा है, डिलीवर किया जा रहा है, पावर को दिया जा रहा है। देने का मतलब क्या है, घटना। ये क्या है, पावर का एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या है, पावर का बढ़ना। डिलीवर का मतलब क्या होता है, पावर का घटना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे प्यारे बच्चों सही हो गए हैं। आगे क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम बाय 100 वाट बल्ब इन दी ऑन स्टेट फॉर 10 आवर। पावर कितना दिया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम बोल रहा है, ई का वैल्यू बताइए, पी इंटू टी कितना दिया हुआ है, पावर 100, टाइम कितना दिया हुआ है 10, कितना आया 1000, कितना आया वॉट आवर, यही आया ना, वॉट आवर दिया हुआ है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं 1 किलोवाट आवर, और इस 1 किलोवाट आवर को बोलते हैं 1 यूनिट। इसलिए ऑप्शन नंबर सी देखिए, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया हमारे प्यारे बच्चों, राइट हो गए, क्योंकि 1 किलोवाट 1000 वाट आवर इक्वल्स टू क्या होता है 1 किलोवाट आवर, और ये 1 किलोवाट आवर क्या होता है 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आगे मेरे प्यारे बच्चों देखिए, बोल रहा है कि 2 बल्ब्स आर रेटेड 100 वाट ईच, इफ दिस बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज टू द मेन सप्लाई 220 वोल्ट, द टोटल पावर कंज्यूम बाय बोथ द बल्ब। कितना टोटल पावर कंज्यूम होगा बोथ दी बल्ब द्वारा, इसे बताने की जरूरत है। 2 बल्ब है, रेटेड है 100 वाट का, इफ दिस बल्ब को कनेक्ट कर दिए सीरीज में, मेन सप्लाई वोल्टेज क्या है 220 वोल्ट, तो टोटल पावर कंज्यूम बाई दी बल्ब इज, तो टोटल पावर कितना कंज्यूम होगा। तो सीरीज में है तो डायरेक्ट इसके लिए फॉर्मूला लगा लीजिए, इस पे फॉर्मूला हो गया P1 इंटू P2, ये क्या है, यहाँ पर फॉर्मूला को फिर से मैं लिख देता हूँ, ये हो गया P1 गुना P2 अपॉन P1 प्लस कितना दिया हुआ है 100, दोनों को बल्ब का कितना दिया हुआ रेटिंग 100, यहाँ क्या हो गया 200, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो गई 50 वाट, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 50 वाट। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या हो गया, सही हो गया। ऑप्शन नंबर बी जो है क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, सही हो गए। इसका आंसर क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 50 वाट इसका आंसर हो गया मेरे प्यारे।
आगे के प्रश्नों को देखिए मेरे प्यारे बच्चों। 3 कैपेसिटर है, 3 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड और 12 माइक्रोफैराड। 3 कैपेसिटर कितने रेटिंग का दिया हुआ है? 3 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड और 12 माइक्रोफैराड। कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में। तो मैक्सिमम करेंट विल पासिंग थ्रू दी, मैक्सिमम करेंट कितना इससे पास करेगा? तो मैक्सिमम करेंट इससे, मैक्सिमम करेंट पासिंग थ्रू दी, मैक्सिमम करेंट विल पासिंग थ्रू दी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि XC इक्वल्स टू क्या होता है? 1/2 पाई f इंटू C की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसकी XC कम होगी। समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों? मतलब C ज्यादा है तो XC कम है, और यदि आपका XC कम है तो करेंट आपका ज्यादा होगा। तो आप देखिए इसमें से C की वैल्यू किसकी ज्यादा है? C की वैल्यू सबसे ज्यादा है 12 माइक्रोफैराड का, इसलिए XC की वैल्यू क्या होगी? सबसे कम होगी 12 की। करंट की वैल्यू क्या होगी? सबसे ज्यादा किससे फ्लो करेगी? 12 माइक्रोफैराड कैपेसिटर से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। क्यों इसका सही हुआ? क्योंकि C और XC के बीच का रिलेशन जो है इन्वर्सली रिलेशन हुआ करता है। C जब बढ़ता है तो XC घटता है, और XC जब घटेगा तो करंट आपको बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर C की वैल्यू सबसे ज्यादा 12 दिया गया है, इसलिए XC सबसे कम होगा। और XC यदि सबसे कम होगा तो XC यदि घटेगा तो आपका करंट की वैल्यू क्या होगी? बढ़ जाएगी। करंट की वैल्यू पूछ रहा, मैक्सिमम करंट विल बी फ्लो थ्रू दी, यहाँ पर तो XC कम होगा। आपको यदि XC कम है तो करंट क्या होगा? आपका ज्यादा होगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक समझ में आया है? यदि XC कम होगा तो करंट आपको क्या होगा? ज्यादा होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपके सही है। अब पूछ रहा है दो आवेशों के बीच में 80 न्यूटन है, यदि अन्य सभी चीजों को स्थिर रखते हुए दोनों आवेशों के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाता है तो दोनों के बीच का नया बल क्या होगा? तो हमको मालूम है कि फोर्स इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं? Q1 Q2 अपॉन स्क्वायर। यदि आपका D जो है क्या हो गया? 2D हो जाए, आपका D जो है D डॉट जो है क्या हो जाए? आपका 2D हो जाए, तो आपका फोर्स क्या होगा? 1/4D स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब है कि पहला वाला फोर्स और दूसरे फोर्स के बीच में क्या हो गया? पहला वाला फोर्स जो है दूसरे फोर्स से 4 गुना ज्यादा हो गया है। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि फर्स्ट जो फोर्स है वो क्या हो गया है? आपको दूसरे वाले फोर्स से 4 टाइम्स ज्यादा हो गए हैं। तो दो आवेशों के बीच की बल है 60 न्यूटन। इसका मान लो आपको 60 इसका मान लो 80 दिया हुआ है, F2 निकालना है। ये 4 आ गया, इसकी उत्तर क्या हो गई? आपको 20 न्यूटन आपको आ गया। क्या आ गया आपका आंसर? 20 न्यूटन आ गया। समझ में आपको प्रश्न को आ गया होगा। F इक्वल्स टू होता है Q1 इंटू Q2 अपॉन D स्क्वायर, और डिस्टेंस को हमने डबल कर दिया, दूरी को हमने 2 गुना कर दिया, इसलिए फोर्स क्या हो गया? आपको 4 गुना घट गया है। पहले 80 था तो 4 गुना घटने से कितना हो गया? 80 हो गया, 20 हो गया। इसलिए ऑप्शन नंबर हमने ए जो है डायरेक्ट इसमें सही कर दिए। आगे का प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ चार्ज स्टोर इन अ कैपेसिटर व्हेन वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इज 0.01 millifarad and potential difference between the end of the capacitor is 20 volt। तो चार्ज इक्वल्स टू क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? Q इक्वल टू CB। तो C की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? C की वैल्यू देखिए हम कितनी दी हुई है? 0.01 इंटू 10⁻³ वोल्टेज कितना दिया है? इसका मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 0.2 इंटू 10⁻⁴। तो आपको किसमें निकालने के लिए कैपेसिटर बोला गया? डिटरमाइन द इन मिली। तो मिली में बोला गया है आपको निकालने के लिए, इसका मतलब हो गया 2 मिली फैराड, 2 मिली कुलम, 2 मिली कुलम। 2 मिली कुलम कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी जो है सही हुआ। Q इक्वल्स टू CB पर डायरेक्ट हमें फॉर्मूला लगाना है। C की वैल्यू दी हुई है, V की वैल्यू दी हुई है। अब आपको ऑप्शन में देखना है कौन सही है, क्योंकि कहीं 0.2, 2, 20 और 200 दिया हुआ है, और ऑप्शन में देखिए क्या निकालना है? मिली कुलम दिया हुआ है, मिली। तो मिली कुलम दिया हुआ है, इसलिए 2 मिली कुलम यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आएगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे का प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस। तो हमें मालूम है Q इक्वल्स टू क्या होता है? CB, और C इक्वल्स टू हो जाएगा क्या? Q अपॉन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? राइट हो गया मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? राइट हो गया। आगे के प्रश्नों को हम देखें। आगे का प्रश्न क्या है? इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज, क्या होगा?
is equals to the larger capacitance of combination is lower than the larger capacitance of combination or lower than the smallest smaller than the smallest capacitance of the combination and greater than the largest ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो गया। इसके पीछे क्या कारण है अभी हम डिस्कस करते हैं। जब आपसे बोला गया है कैसे कनेक्टेड है पैरेलल में, तो सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं, C1 C2 C3 और C4। सपोज C1 की वैल्यू 1 दिया हुआ है फैराड, C2 को दिया हुआ है 2 फैराड, C3 की दी हुई है 3, C4 को दी हुई है 4 फैराड। तो किसकी ज्यादा है हमारे प्यारे बच्चों, तो सबको जोड़ दिया 1 2 3 और 4, कितना आया 3 3 6 4 10 फैराड इसके आंसर आ गए हैं। और ये सबसे ज्यादा इसमें किसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू लिए गए थे, C4 की। तो हम देख रहे हैं कि जो टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू आई है C इक्विवेलेंट आ रही है, वो क्या है, ज्यादा है, ग्रेटर देन द लार्जेस्ट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे प्यारे बच्चों राइट हो गया। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन माइक्रो फैराड में बोल रहा है, द कैपेसिटर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ कैपेसिटर 40 वोल्ट एंड चार्ज स्टोर इज 8 मिली कूलम। तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट लगाइए Q इक्वल्स टू सी भी पर, सी है आपको Q की वैल्यू दी हुई है 8 माइक्रोकूलम, V की वैल्यू दी हुई है आपको 40। 5 आ गया यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों, Q इक्वल टू सी भी। माइक्रो बोल रहा है तो माइक्रो से क्या कीजिए 1000 से गुना कर लीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए 10⁻⁻6। 5 कर दिया तो यहाँ से क्या हो गया 200। तो 200 माइक्रो फैराड इज द ऑप्शन इन ऑप्शन नंबर 6। क्या हमने किया है, यहां से तो हमने आया था कितना आंसर, हमारा यहां से आंसर आया था 1/5 मिली कूलम। अब मिली को माइक्रो में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, मिली को माइक्रो में 10⁻1000 से आप क्या करोगे गुना कर दिया, वहां पर क्या हो गया 10⁻6 आपने लिख दिया, इसलिए क्या हो गया ये 200 जो है ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो गया। आगे बोल रहा है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ मेटल वायर। अब देखिए कल मैंने बोला था यदि बोला जाता है कि करंट इन इज ड्यू टू, जब पूछा जाए आपसे ऑप्शन में ना दिया जाए मेटल वायर तब और पूछ जाए करंट इज ड्यू टू, इसका मतलब है कि आपसे मेटल नहीं पूछ रहा है, जनरलाइज पूछ रहा है। हो सकता है सेमीकंडक्टर हो जाए, हो सकता है डायोड के बारे में पूछा जाए, हो सकता है ट्रांजिस्टर के बारे में पूछा जाए, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया गया है करंट इन अ मेटल वायर। जब भी वो मेटल से पूछे तो मेटल से करंट किस कारण से फ्लो करता है, आपके इलेक्ट्रॉन्स के कारण से। यहाँ पर आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है क्या हो गए सही हो गए, जो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ मेटल वायर इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन नंबर आपको बी दिखाई दिया होगा। आगे में पूछ रहा है कि Q1 Q2 अपना अपना थोड़ा बल प्रयोग करता है, अब यदि आवेश Q3 को इनके समीप लाया जाए तो Q2 पर Q1 के बल का प्रयोग क्या होगा, समान होगा। मान लो ये Q1 है, दोनों के बीच की दूरी को क्या हो गया Q2 है, अब Q3 को हम बढ़ा रहे हैं, यहाँ ला रहे हैं या यहाँ ले जा रहे हैं, दोनों यहाँ से यहाँ तक के बीच की तो दूरी सेम है ना, तो सेम रहेगी तो दोनों के बीच का जो फोर्स रहेगा क्या होगा, समान होगा, स्थिर होगा, सेम होगा। प्रश्न को समझ में आया होगा। बोला जा रहा है कि पहले दो चार्ज थे Q1 और Q2, दोनों के बीच की दूरी जो थी D, दोनों के बीच की दूरी को कुछ नहीं किया गया, चार्ज Q1 को वहीं रखा गया, Q2 को वहीं रखा गया। Q3 के वैल्यूज को हम अब ला दिए हैं, Q3 जो है इंप्लीमेंट किया गया है, नया जो चार्ज आ रहा है वो क्या है Q3। अब Q3 को हम घसका रहे हैं, वहीं छोड़ रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो Q1 और Q2 पे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि Q1 और Q2 जो है वो अपनी वही कंडीशन पर वहां बैठे हैं जो पहले से थे। जब कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा वहीं पर है, तो इसलिए फोर्स भी जो लगेगा Q1 Q2 पर क्या लगेगा हमारा बड़े बच्चों, सेम लगेगा। आगे का प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ लाइट ईयर। तो पूछ रहा है इसका डायरेक्ट आंसर क्या है आपका डिस्टेंस। लाइट ईयर की जो यूनिट होती है क्या होती है आपकी, डिस्टेंस होती है प्यारे बच्चों। आगे क्या मेरे प्यारे बच्चों है, बोल रहा है कि व्हेन 2 एम्पेयर करंट इन कॉपर वायर फॉर 3 माइक्रोसेकंड व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा। तो I इक्वल्स टू आप निकालिए NE/T, कितना दिया हुआ करंट 2, टाइम कितना दिया हुआ 3 माइक्रो, मतलब 10⁻⁻6।
ई की वैल्यू को हमने लिखा ऊपर में, तो ये क्या हो गया 10⁻⁻19, तो +19, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1.6। तो इसकी वैल्यू हो गई मेरे प्यारे बच्चों, 6 को 1.6 से हमने डिवाइड किया, प्लस 60 हो गया, तो 16 3 48, मतलब 3 12 हमने लिखा 120, तो 16 15 8 120, 16 7 आपको 7 हो गया यहाँ पर 37, और 3.7 इंटू 19 में से 6 घटेगा तो कितना बच जाता है हमको, 13 बच जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपको आंसर नंबर सही हो गया। देखिए सब में 3.75 दिया हुआ है, लेकिन इसमें क्या है, ऑप्शन ऊपर में कहना 19 में से 6 घटेगा, कितना बच जाएगा मेरे प्यारो बच्चों, 13 बच जाता है। और जो ऑप्शन में 13 दिखाई दे उसी को डायरेक्ट कर देंगे। ये ऑप्शन में क्या होगा, 13 12 की खेल है, क्योंकि चार्ज की वैल्यूज को मालूम होना चाहिए। 10⁻⁻19 होता है, इस साइड गया तो प्लस हो गया, और वो माइक्रो बोला गया है तो 10⁻⁻6 है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो गई 10⁻13 होगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले आप जानिए कि माइक्रो क्या होता है, मिली क्या होता है, पीको क्या होता है, पीको में कितने चार्ज हुआ करते हैं, मेगा में कितने चार्ज होते हैं, किलो में कितने होते हैं, ये सब सारे यूनिट पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ये सब सारे बेसिक क्वेश्चन आते हैं। इसी बेसिक क्वेश्चन पे आपके प्रश्न बने करते हैं, इसी क्वेश्चन को आपके बनाने की जरूरत हुआ करती है। ऐसे ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में दिखाई देते हैं। आगे क्वेश्चन बोले, व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम्स अ जीरो। कितना होगा आपके जिसके टेम्परेचर पर, व्हाट इज द टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मतलब क्या हो गया, -273 डिग्री सेल्सियस। इसी को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, सही हो गया। आगे का प्रश्न है, तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू, 1 मीटर कितने के बराबर होता है, 1 मीटर इज, 1 मीटर किसके बराबर है, 10 टू द पावर माइक्रोन, 10 टू पावर +6 माइक्रोन, 10 टू -6 माइक्रोन, 10 माइक्रोन माइक्रोन। 1 मीटर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर -6 माइक्रो, क्योंकि 1 माइक्रो बराबर क्या होता है 10 टू द पावर -6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो गया। क्यों, कि माइक्रो को हम क्या लिखते हैं 10 टू द पावर -6, मिली को क्या लिखते हैं 10 टू द पावर -3, पिको को क्या लिखते हैं 10 टू पावर -9। तो ये सब चीजें आपको ध्यान देने की जरूरत है मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे सवाल यूनिट पे बेस्ड आपके क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, कभी कभी यूनिट पे बेस्ड ऐसे ही छोटे छोटे सवाल आपको एग्जामिनेशन में पूछ दिए जाते हैं कि माइक्रो, मिली, पिको, किलो, मेगा। आपसे यही करना कि क्वेश्चन जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपकी बेसिक की नीड होती है कि आपने यूनिट देखा है कि नहीं, डायमेंशंस देखा है कि नहीं, ओम्स लॉ देखा है कि नहीं। ये सब सारे सवाल आपके छोटे छोटे सवालों पे आते हैं। आगे पूछ रहा है, एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। देखिए 2014 में ही पूछे गए सवाल है, दूसरे सेट में पूछे गए हैं। अभी बताया था कि आइसोबार में आपका एटॉमिक जो मास होता है वो सेम होता है, जबकि आपको एटॉमिक नंबर जो होते हैं डिफरेंट हुआ करते हैं। आइसोटॉप में क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोटॉप की जब बातें करें तो सेम एटॉमिक नंबर होता है, मास नंबर क्या होता है डिफरेंट होता है। लेकिन आइसोबार की बात बोले तो क्या, एटॉमिक मास इज सेम बट एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बच्चा क्या हो गया है, सही हो गया है। ये ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बच्चे सही हो गए हैं। आगे है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए एयर। इसकी वैल्यू क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बच्चे सही है। आगे, द एट विच टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। किस टेम्परेचर पे आपकी डेंसिटी जो है वाटर की मैक्सिमम होती है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। 4 डिग्री सेल्सियस पर आपका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर डेंसिटी जो वाटर है आपका क्या होता है, मैक्सिमम हुआ करता है। एट अ 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। ये सब सवाल आपको क्लास 8 9 10 में पढ़ने हैं, ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये सब क्वेश्चन जो है आपके मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, ये सब आपको याद होने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। आगे के प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ नोबल गैस। इसमें से कौन सा नोबल गैस नहीं है, हीलियम, बोरिन, ब्रोमीन, ऑर्गन और नियोन। हीलियम, नियोन बोलते हैं ना, नियोन, नियोन, ऑर्गन HOR, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, ब्रोमीन। कौन ऑप्शन नहीं है मेरे बच्चों, आप बताइए। इसमें से आपको मालूम है ना, हीलियम हुआ करता है, नियोन भी होता है। आपको ये सब चीजें तो मेरे प्यारे बच्चों आपको तो मालूम है ना कि कौन सा होता है। आपको ऑप्शन नंबर कौन होना चाहिए, बता सकते हैं आप, क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर आपको ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर ब्रोमीन जो है क्या आपके हो गए, सही हो गए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ नोबल गैस, नोबल गैस नहीं है, कौन सा नहीं है,
आपका ब्रोमीन नहीं हुआ करता है। आगे के प्रश्न को देखो, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ डिवाइस टू स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। हमने पूछा था ना कि दो पैसिव एलिमेंट होते हैं जो चार्ज को स्टोर करते हैं, एक होता है आपका एक कैपेसिटर और दूसरा होता है इंडक्टर। तो ये जो है ये कौन है आपका कैपेसिटेंस जो है एनर्जी को स्टोर करता है किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे के प्रश्नों को देखिए मेरे प्यारे बच्चों, द रेसिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीजेस, द रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर जो है इंक्रीज करेगा, अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीज, एसी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, अप्लाइड वोल्टेज डिक्रीज, एसी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। तो हम इसको सवाल को देखिए, एक्सी इक्वल्स टू क्या होता है 2πf इंटू सी। यदि एफ की रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस इंक्रीज है, मतलब एफ यदि डिक्रीज करेगा तो आपका एससी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और ऑप्शन नंबर आप देखिए डी में लिखा हुआ कि फ्रीक्वेंसी को जब हम घटाते हैं एसी का तो रिएक्टेंस आपका क्या होगा, इंक्रीज करेगा, इसलिए ये राइट है। यदि लेकिन एक्सेल की बात होती है तो एक्सेल में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी और एक्सेल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए एफ घटेगा तो एक्सेल भी घटेगा, और एफ यदि आपका एफ यदि बढ़ता है तो एक्सेल भी आपका बढ़ेगा। लेकिन इन द केस ऑफ एक्सी, यदि एक्सी की बात है तो एक्सी और दोनों के बीच में इन्वर्सली रिलेशन है, और एफ यदि घटता है तो आपका एक्सी जो है बढ़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आज यहीं तक रखते हैं, अगले फिर से नए क्वेश्चन के साथ आपके साथ मौजूद होऊंगा। आज यहीं तक रखते हैं। आज आपने देखा कि जितने भी प्रश्न पूछे गए बेसिक पे पूछे गए, यूनिट पे पूछे गए, कैपेसिटेंस पे पूछे गए, इंडक्टर पे पूछे गए हैं, कैपेसिटेंस पे पूछे गए हैं, आपके न्यूटन्स लॉ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ डायरेक्ट आपको डेटा क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो आपको क्वेश्चन को रोज रिवाइज करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सजेशन दीजिए इस वीडियोस को देखने के लिए। धन्यवाद मेरे बच्चों। अब कल हम आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ।